वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन डी यू परीक्षा विद अवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर पूरे के पूरे सेमेस्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे जो चीजें चलती रहेंगी वैसे चलती रहेंगी। कुछ बच्चे थे जो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा मेरे पास मैसेज आ रहे थे क्या मैं इतनी लेट पीवाईक्यू शुरू करूँ तो वो करवा पाऊंगा। तो वो बेसिकली वो वाले बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा, बिकॉज सेमेस्टर वन से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें पता था सेमेस्टर वन में हमने कैसे फिजिकल के एग्जाम से जस्ट पहले वीडियोस अपलोड करी थी एंड सब कुछ पूरा कर दिया था अपलोड। और फिजिकल में प्लान भी नहीं था कि अपलोड करने का, पर वहां पर हमने फिर भी कर दिया था। तो ये भी आपके सामने हो गया है। आगे भी एग्जाम्स आएंगे उनके लिए भी बेफिक्र होकर रहिएगा, वो भी जरूर कंटेंट अपलोड होगा। तो वीडियोस को शेयर करते रहिए। जूनियर्स तक बहुत कम वीडियोस पहुंच रही है, मैं देख पा रहा हूँ यार। उनके वॉच आवर्स वगैरह मतलब काफी ज्यादा कम ही देख रहे हैं वो वीडियोस। उनके व्यूज में भी मतलब बच्चों तक पहुंची नहीं और एग्जाम उनका बस सर पर है। तो प्लीज यार भेजिएगा दोस्तों को, नहीं जूनियर्स को यार। दो जूनियर दोस्त थोड़े होंगे, मतलब जूनियर्स को भी, हाँ किसी किसी को हो भी सकते हैं। मतलब वैसे आप शेयर करिए अपने दोस्तों को ये वाली वीडियोस। और कोई बच्चा ऐसा ना हो एग्जाम के बाद मुझे इस बार ना दिख जाए कि आपकी वीडियो पहले सेमेस्टर में नहीं मिली, इससे पिछले में नहीं मिली, मैं एग्जाम के बाद देखी। ऐसा कोई बच्चा ना मिल जाए भाई इस बार मुझे। सेमेस्टर थ्री का तो एटलीस्ट ना मिले, आई होप सो नहीं मिलेगा वैसे। पर सेमेस्टर वन का भी नहीं मिलना चाहिए, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। अगर मुझे मिल गया तो बस मैं वही टेलीग्राम पर पोस्ट करूंगा, कहूंगा ये देखो बेटा क्या कर रहे हो। और जो हायरिंग वाली बात मैंने करी थी, नॉट एग्जैक्टली हायरिंग, और मेरे मुंह से हायरिंग ही निकलता है। लेंथेनॉइड्स और एक्टोनाइड्स में जो भी इंटरेस्टेड हो वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कशन करा है, जरूर बताइएगा। आगे फिर उसी चीज को आप आगे कैरी ऑन करने वाले हैं, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। इस ड्यू परीक्षा को कोशिश ये रही कि स्टूडेंट्स लेट प्लेटफॉर्म ही बनाए। इसमें कोई खास हम प्रोफेशनल्स वगैरह को नहीं रखने की कोशिश करेंगे जो आगे जितना भी मैं अगर कुछ को कुछ सोच पा रहा हूँ कि हाँ, जैसे आप लोगों से सोच रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं किसी और एक्सपीरियंस्ड एमएससी वगैरह वाले लोगों से बात करूं कि यार आप हमारे लिए वीडियोस बनाइए। एक पॉसिबिलिटी है कि आप लोग हम सब मिलके स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आप लोग हमारे थर्ड सेमेस्टर के, तो एक टीम बन जाएगी यार स्टूडेंट्स की। और आगे फिर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को एक आइडिया टाइप ऑफ सेट हो कि हाँ यार, स्टूडेंट लाइफ में भी कुछ कुछ चीजें करी जा सकती हैं जिनमें मजा भी आया, जिनमें एक्सपीरियंस भी मिला, जिनमें काफी कुछ सीखने को मिले, और जो हमारे कॉलेज के टाइम वेस्ट को भी काफी रिड्यूस कर सकती है। तो यही गोल है, यही प्लान है। खुद भी कुछ करने की, सीखने की कोशिश करेंगे, आपको भी सिखाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको मैं बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ और सिखा भी पाया हूँ। काफी बच्चे हैं अदर देन केमिस्ट्री की बात करूंगा यहाँ पर, लाइफ की जो स्किल्स आ गई उनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये लास्ट हमारा रहेगा वीडियो लेक्चर, इसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन और कर ली हमने। और पेपर बढ़िया पेपर है। पेपर की बात मैंने इसके शायद पिछले वाली वीडियो में बताई दी थी कि किस लेवल का ये पेपर था। तो अच्छा पेपर था, काफी काफी नई चीजें इसमें भी सीखने को मिली, आपको भी मिलेंगी। और फिर अगले साल मतलब आपका जो पेपर रहेगा, अगले साल बोल रहा हूँ 2025 है ना, ये जो आपका पेपर आएगा प्रोबेबली इस लेवल से तो आप समझ लीजिए इजी आने के चांसेस हैं। इससे ज्यादा मतलब कुछ कुछ कंसेप्चुअल चीजें आई तो आई, अदरवाइज मतलब ओवरऑल आपका पेपर मेरे हिसाब से रहेगा इजी। तो पढ़ाई वढ़ाई करिए बढ़िया से, एग्जाम दे के आइए। मैं भी चला अब अपने एग्जाम की तैयारी करूंगा, बस इसको अपलोड करूँ और फिर कल ही एग्जाम। यार काफी कम पढ़ रखा है पर पढ़ लेता हूँ यार मैं, मतलब कोशिश करूंगा अच्छा खासा पूरी पूरे दिन लगा दूं। शायद केमिकल के लिए भी आज करना पड़ जाए रिकॉर्ड, काफी बच्चे बोल रहे थे। तो देखते हैं उसको भी करते हैं रिकॉर्ड, और अपनी भी पढ़ाई करेंगे, आप भी पढ़ाई करिए। बस आप मेरी तरफ से शेयरिंग वाला काम थोड़ा हल्का कर दिए, फिर मतलब मुझे सोचना नहीं पड़ता कि हाँ चलो अब मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं बच्चों तक नहीं पहुंची। वो अलग टेंशन रहती है दिमाग में कि यार बच्चों तक नहीं पहुंच रही वीडियोस, हमारे सेमेस्टर वन वाले ऐसी खाली जाएंगे एग्जाम एग्जाम देना। और आपको पता ही है सेमेस्टर वन की इंपॉर्टेंस क्या रही थी आपकी लाइफ में। नए नए आप ड्यू में आए थे, क्या क्या रहा था, जो बच्चे थे वो बता सकते हैं आराम से। तो प्लीज यार थोड़ा सा एम्पैथेटिक होकर उन लोगों तक वीडियोस को शेयर करिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, इसी वीडियो में मिल रहे हैं। मतलब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड की इन द ट्रांजिशन एलिमेंट वीडियो, वहां पर आई हैव टोल्ड एक क्वेश्चन था जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अनस्टेबल टू विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। सो वो वाला जो पार्ट है वो आई थिंक मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर दिया। उसकी उसी वीडियो पर एक कमेंट आया है जिसको मैंने देखा एंड देन आई रिसर्च एंड दैट वाज करेक्ट, कि उसका बस हमारा सिंपल सा ही मतलब है कौन सी स्पीशी डिस्प्रपोर्शनेशन देगी। उसमें मैंने बहुत अलग अलग एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है क्योंकि क्वेश्चन एक्जैक्टली मैं समझ नहीं पाता। तो वहां पर प्लीज एक करेक्शन कर लिएगा, कौन सी स्पीशी डिस्प्रपोर्शनेशन देगी, बस हमें वही बताना। तो वो सिंपल हो जाएगा फिर। तो और क्वेश्चन पता नहीं मैंने क्या क्या लॉजिक लगाया होगा वहां पर, मुझे याद सा आ रहा है हल्का हल्का, बट सिंपल सा लॉजिक रहेगा। आपको जो डिस्प्रपोर्शनेटिंग स्पीशी है वो, तो जब आप वो वाला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा और वहां पर एक कमेंट भी होगा, तो कमेंट को भी आप जाके रीड कर लेगा। सो थैंक्स फॉर दैट चिल्ड्रन जिसने ये बताया मुझे। फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बाय ट्रांजिशन मेटल्स। सो दीज गाइज वांट टू नो कि हमारे ट्रांजिशन मेटल्स लार्ज कॉम्प्लेक्स या बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं। तो मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करके पूछता हूँ कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सभी लोग बोल देंगे कि सर लिगेंड वगैरह कुछ होता है और कुछ मेटल होता है हमारे पास। याद होगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। हाँ जी सर। सो नाउ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक लिगेंड चाहिए होता है। लिगेंड को क्या चाहिए होता है बताओ सर, वेकेंट ऑर्बिटल। तो क्या वो
इन लोगों के पास मौजूद होता है? सर बिल्कुल होता है। ठीक है, पहली चीज। देन उसकी मैं बात करूं, क्योंकि कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यहाँ पर एक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। भले ही सीएफटी इसको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल के बेस पर लिखी जाती है, पर ऐसा एक्चुअल में तो नहीं होता। तो यहाँ हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाना होता है, तो मतलब हमारा सीसी हाई होना चाहिए, दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल, या जो भी हमारा आयन होता है सेंट्रल मेटल, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होना चाहिए। क्या ये डी ऑर्बिटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास होता है? सर बिल्कुल होता है, दोनों चीजें होती है। तो मुझे बताइए, क्या वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं? सर बिल्कुल बना सकते हैं। तो डी ऑर्बिटल के साथ साथ मैं एक और चीज पर डिस्कशन लेके जा सकता हूँ, दैट इज मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट से एक तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी या जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, तो मेरे पास ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा है। फिर उससे क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी मतलब +3 +4 होगी, तो इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खाली होंगे तो डब्बे खाली मिल जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी मैं ये लेके जा सकता हूँ। दूसरा मैं बता सकता हूँ, अगर मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है तो मेरा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, बिकॉज हमारे पास अगर चार्ज ज्यादा होगा किसी भी मेटल पर तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो इन दो चीजों के अबाउट हमारा डिस्कशन घूमेगा, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोग इस आंसर को आराम से लिख सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट। बाकी फिर आप एक आध कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिख दीजिएगा, कुछ भी याद आए। कुछ नहीं याद आ रहा तो कुछ फेक सा बना दीजिएगा ऐसी कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल चलो लिख दूं, मुझे याद आ रहा है, मैंगनीज का पानी के साथ बनता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऐसे ही कुछ लिख दीजिएगा। और भी कुछ होते हैं वैसे बहुत सारे, आपको कुछ भी आता है लिख दीजिएगा। निकल वाले लिख दीजिएगा, NiCl4 2 नेगेटिव वगैरह होते थे, ये सारे लिख दीजिएगा, थोड़ा बहुत तो याद होगा। देन यार ये वाला सवाल, एक्टिनोइड्स हमारे क्यों ग्रेटर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं देन लेंथेनॉइड्स? बहुत बारे में बहुत ज्यादा इसकी बात हमने कर रखी है। सबसे मेन रीजन में आपको लेना है ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी जो लेंथ एक्टिनोइड्स की होती है वो सिर्फ +3 नहीं होती, +4 भी होती है, +5 +6 +7 तक ये शो करते हैं। सो दे शो वेरियस या क्या बोलूं उसको, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर एज लेंथेनॉइड सिर्फ और सिर्फ +3 तक ही काफी हद तक सीमित रहते हैं। एक रीजन यहां तक लिखेंगे आप इनिशियली, फिर इसके बाद आप फर्दर लेके जाएंगे ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपका हम बोलते हैं जो 5f सबशेल है वो बाहर आ जाता है, दैट इज नॉट एट ऑल बरीड इनसाइड, नॉट बरीड या नॉट डीपली एम्बेडेड इनसाइड। तो ये बाहर आउटवर्ड्स आ जाता है, ये इट इमर्ज आउटवर्डली, ये आप लिख सकते हैं, आउटवर्ड्स इमर्ज हो जाता है। तो ये आप वर्डिंग लिखेंगे, इस तरीके से आप लिखेंगे, तो इससे ये होगा कि हमारी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो रही है, दैट मींस ये इंसान तैयार है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन के लिए। क्या बात है सर, मजा आ गया। तो अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन के लिए तैयार है, मतलब 5f ऑर्बिटल हमारे पास तैयार हो गया, दैट मींस अब हमारे पास ऑर्बिटल ज्यादा है भाई। अगर ऑर्बिटल से ज्यादा हो गए तो लिगेंड को तो ऑर्बिटल ही चाहिए, बस खत्म। तो लिगेंड हमारे करेंगे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, साथ साथ क्योंकि ये और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, तो हम इनका सीसी भी बता सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी इन लोगों का ज्यादा होने के चांसेस है, वेयर लेंथेनॉइड सिर्फ +3 तक रहेंगे, तो चार्ज इतना ज्यादा नहीं होगा जितना एक्टिनॉइड्स में होगा। आई होप आप इसको संभाल पाएंगे इस सवाल को बहुत इजीली। कोई खास मतलब ऐसा नहीं था कि डिफिकल्ट होगा या हमारे टाइम पे आया था, बड़े प्यार तरीके से मैंने इसका आंसर लिखा था। देन यहाँ पर आता है हमारा दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज Ln3+, बेसिकली लेंथेनॉइड कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं दे आर सिमिलर इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज ऑफ लिगेंड। यार इसके बारे में अब क्या बात करें, मतलब इतनी ज्यादा बात करिए लेंथेनॉइड के स्पेक्ट्रा के बारे में। 4f ऑर्बिटल डीपली बरीड होता है, एम्बेडेड होता है इन दोनों के, तो 5f के इलेक्ट्रॉन हमारे जो है वो दे आर अनअफेक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फिर बात करी थी लिगेंड चेंज कर लो, इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज कर लो, लास्ट क्लास में भी बात हुई, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड वाले में बात हुई, मतलब इसकी तो बात ही हम करे जा रहे हैं। इसके अलावा तो मतलब ऐसा लग रहा है कोई लेक्चर ही नहीं गुजर रहा हमारा, मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर हमारे चीज की, इस क्वेश्चन की। देन यहाँ पर अब मैं इसको क्या डिस्कस करूंगा, आगे आ जाता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी बात करी जा रही है कि सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है वो ग्रेटर होता है देन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मतलब यहाँ पे जो 3D वाले लोग हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब उनको लिगेंड इतने ज्यादा भाव नहीं देते जितना 4D और 5D वालों को देते हैं। तो सबसे पहले सोचिए लिगेंड किसको भाव देना चाहिए, सोचिए। सर लिगेंड एक तो भाव उनको देंगे जिनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़िया, मतलब उनके पास ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, तो ज्यादा लिगेंड आएंगे। सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, हाँ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ लिगेंड्स। आप सोच सकते हैं, बाकी तो लोन पे होते हैं, पर अभी के लिए सोचिए नंबर ऑफ लिगेंड, जितने ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड होंगे उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। दिस इज शॉर्ट शॉर्ट ट्रूथ है, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा डेंसिटी वगैरह पर, उसका डिस्कशन नहीं जा रहा। तो नाउ द पॉइंट इज लिगेंड ज्यादा होने का मतलब है अभी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड ज्यादा होने के लिए क्या चाहिए सर, लिगेंड ज्यादा होने के लिए एक तो हमें ये चीज चाहिए, ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, तो लिगेंड्स को वही प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वहीं पर वो इलेक्ट्रॉन रखेंगे। क्या कोई मुझे बता सकता है 4D और 5D के पास ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 3D? सोचिए। तो जो सोच पाए अच्छी बात है, अदरवाइज लेट मी टेल यू, यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिकली मैं 5D की बात करूं, यहाँ पर 4f और 5f की एंट्री हो जाती है। दैट इज अगर मेरा कोई इंसान 4th शेल में है उसके पास 4f वेकेंट पड़ा हुआ होगा, कोई इंसान 5D में है
उसके पास वेकेंट 5F पड़ा होगा, पर अगर कोई 3D में उसके पास 3F वेकेंट नहीं पड़ा हुआ होगा। समझ आया? बोलिए ये सुनो पहला पॉइंट। सर समझ में आ गया। क्या आप इसको डिटेल में समझा पाएंगे? सर बिल्कुल समझा पाएंगे। ठीक, तो पहली चीज बता दी। नाउ अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे नहीं, अब मैं दूसरे फैक्टर पे लेके जाना चाहता हूँ, दैट इज साइज। ध्यान से देखिएगा, पेज खाली ना। ये एक मेरा मेटल था पहले, इसके अराउंड मान लेते हैं कुछ ऐसे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बना रहा था, यहाँ यहाँ लिगेंड थे, ठीक है। अब एक मेरा बड़ा मेटल आ गया, साइज बढ़ा दिया मैंने, उसके अराउंड कुछ ये मेरे आ गए लिगेंड्स। सोच के लॉजिकली बताइए कौन से लिगेंड्स एक दूसरे से दूर होंगे? ये वाले आपस में दूर। सो दैट मीन्स अगर मैं इनके बीच में भी एक आध लिगेंड ले आऊं, तब भी हाँ ये लोग आपस में ठीक ठाक डिस्टेंस पर होंगे। वेराज अगर मैं यहाँ पर इनके बीच में एक और लिगेंड को ले आया, क्या यहाँ पे लड़ाई नहीं होने लगेगी? क्या यहाँ पे रिपल्जन ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी ड्यू टू साइज छोटा ऑफ द मेटल? सर बात तो आप सही कह रहे हैं, तो बस यही बात है। तो दूसरा आपको जो फैक्टर समझाना होगा वो आपको साइज से बताना होगा कि क्योंकि हमारा जो साइज ऑफ द मेटल बढ़ रहा है, तो लिगेंड ज्यादा आ सकते हैं, ज्यादा अकोमोडेट हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ हमारे पास साइज बड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं लिगेंड के बीच में जो रिपल्जन है वो इतनी बढ़ेगी नहीं जितनी यहाँ पर बढ़ सकती है। दूसरा फैक्टर आई होप आपको समझ में आया होगा। पहली चीज मैंने बताई आपको ये कि यहाँ पर जो है वो 4F5 की अवेलेबिलिटी। तीसरी चीज भी मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा अपना पॉइंट। तीसरी चीज ये होती है सर कि जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, 3D 4D 5D में, तो आपका जो Z इफेक्टिव है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इंक्रीज होता है। यहाँ से आने में लगभग 30 से 40% का इंक्रीज होता है। ये डेटा आप लिख सकते हैं यहाँ पर भी, अराउंड 30 से 40 या यहाँ शायद 20 से 30% का होता है। 30 से 40% का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, मतलब वो लिगेंड्स को अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा लिगेंड आएंगे। और यही कुछ एक रीजन था हमारे पास जो आप सभी को शायद याद हो। नहीं याद तो मैं बता देता हूँ कि हमारे जितने भी लिगेंड्स हैं, चाहे वो वीक फील्ड हो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, इतना हल्का हल्का याद आ रहा है, वो इन दोनों के साथ सारे लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं। वेराज इसके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं कुछ वीक होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेंथ। पर यहाँ आपका लिगेंड कुछ भी हो जाए, सारे के सारे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड ही बिहेव करेंगे, बिकॉज इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। ये ताकत लगा के लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये 3 रीजन आपको समझ आएंगे। तो बहुत प्यारे तरीके से मैंने भी इस आंसर को लिखा था, आप भी आई होप इस आंसर को अपने एग्जाम में लिख के आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करना मैं चाहूंगा किसकी। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गया, यहाँ पे समझाता हूँ। देन क्या है ये भी समझाना है, ठीक है। ये वाला भी ना क्लास 12th की एनसीईआरटी से लिया भाई सवाल एकदम, ये वाला भी आई थिंक वहीं से, दोनों क्वेश्चन वहीं से लिए। +3 में एक्टिनॉइड्स की ज्यादा, तो ये वाला यार समझा दिया, ये नहीं समझाऊंगा मैं। ये मैंने बता दिया +3 में क्यों दिखते हैं वो, ये +3 में क्यों नहीं दिखते, क्योंकि आपका जो है वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में टेक पार्ट करते हैं एज कम्पेयर टू दिस। और ये भी बोल सकते हैं लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन है। एक्टिनॉइड्स के बारे में लिख दीजिएगा यहाँ पे, आप 4F की कहानी बता दीजिएगा, ये डीपली इनसाइड होता है, बॉन्डिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता। 5F जो होता है बहुत बढ़िया तरीके से करता है, वो कहता है मैं बाहर आ जाऊंगा, वो बाहर आ जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। देन अगर मैं इसकी बात करूं, कैटलिस्ट हो गया, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्टर हो गया, इस पर एक क्विक लुक मार लीजिए। जैसे कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी कि वो अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, यहाँ से आपका डिस्कशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएगा। यहाँ से आप बता दीजिएगा, लास्ट लेक्चर में भी आया था ये सवाल आई थिंक, मतलब 2000 इससे पीछे वाला कौन सा था, 2023 वाले पेपर में भी बात आई थी। तो यहाँ पर आप NS और N-D का डिस्कशन कर दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी इनकी अच्छी होती है, ये बता दीजिएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी क्यों अच्छी होती है, उसका डिस्कशन स्टार्टिंग में हुआ। तो इन्हीं इसी तरीके से आप अपने आंसर को एक्सटेंड करते जाएगा। वैसे 2.5 नंबर का है, कोई खास लिखना नहीं है। एक आध 2 4 एग्जांपल आप दे दीजिएगा, यहाँ से मजा आ जाएगा, बढ़िया सवाल बढ़िया बन जाएगा आपका। देन अगर ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्टर की बात करें तो यार DD स्पेक्टर हमें पता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें पोजीशन हमारी लिगेंड टू लिगेंड चेंज करती है। विड्थ ऑफ पीक भी जो होती है वो काफी ज्यादा ब्रॉड होती है, क्योंकि हमारा जो लिगेंड है वो वाइब्रेट होता रहता है। वाइब्रेशन ऑफ लिगेंड जो है वो इफेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, ये बात सभी को पता है, बहुत बार बात करी गई है। मतलब ये वाली चीज जो कलर स्पेक्ट्रम में क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा था, आपको पता लग रहा होगा ना, पर क्यों बोल रहा होगा। PYQ में कितने सवाल इन्हीं चीजों पर इस बार। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ये स्पेक्ट्रा वाली चीज कितनी इंपॉर्टेंट है आप खुद ही सोचिए, बल्कि स्पेक्ट्रा वाली उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रा हो गया कलर हो गया वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सवाल है, आइए यहाँ पर आते हैं इनकी बात समझते हैं। तो यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं किसी भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्कैंडियम से बात शुरू हुई और जा रही है हमारी जिंक तक। हमारा ये बोल रहे हैं ये लोग कि यहाँ से लेके स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, तो हमारी फ्यूअर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, दे आर अवेलेबल एट द फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, एट एंड सीरीज देन। अच्छा स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहे। सो दीज गाइस आर सेइंग कि मिडिल में कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएबिलिटी है, जैसे मान लीजिए +2 +3 देखी जाएगी, एंड में भी कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाएंगे। बट दीज गाइस आर सेइंग कि एंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ज्यादा कम है और यहाँ पर जो है वो मोर है। ऐसा क्यों आपको देखने को मिला है कि यहाँ पर वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इज अलॉट वेयर एज यहाँ पर कम है, तो ये पूछना चाह रहे हैं, समझते हैं इसको।
तो यहाँ पर मैं बीच में सबसे बड़े एग्जांपल यार मैंगनीज का लूंगा। आप सभी को पता है मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या है सर, दैट इज +2 से +7। क्यों है मुझे कोई बता सकता है सर? वो इसीलिए है क्योंकि मैंगनीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा सर, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगी। बिल्कुल यार, क्या लेक्चर देखा अगर आप इस चीज को मतलब समझ नहीं पाए। लेक्चर में बात करी थी कि हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर ही ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज करिए। एंड में हमारे पास क्या होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज यहाँ पर हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फ्यूअर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर मैं इन्हीं की वर्डिंग लिखना चाहूँ। सो दैट्स वाई हमारी फ्यूअर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी। खत्म। आई होप सो समझ में आएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा अगर एनसीईआरटी का कटआउट पढ़ा हो मेरे पास तो वो भी यहाँ पर लगा दूं। ये वाली चीज यहाँ पर कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ना जनरली दे आर अवेलेबल एज फ्लोराइड और ऑक्साइड। ये भी हमारा वहीं से एनसीईआरटी है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल MnO4 नेगेटिव है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +7। तो यहाँ पर यार ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये एग्जिस्ट करता है। वेराज अगर मैं बात करूँ आपसे, मान लीजिए MnCl7, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इसकी बात हमें करनी है यहीं पर। और फ्लोराइड के साथ भी कर जाता है, बट फ्लोराइड के साथ भी इतना अच्छा नहीं कर पाता जितना ऑक्साइड के साथ कर पाता है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो MnF7 आपको नहीं दिखेगा, आपको दिख सकता है प्रोबेबली MnO2F3, इस टाइप का कुछ आपको कंपाउंड में भी फिर भी दिख सकता है। मैं एनसीईआरटी का कटआउट यहाँ पर भी लाने की कोशिश करूंगा ताकि और ज्यादा पता लग जाए। अब समझते हैं मेन काम हमारा समझना है क्या है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है सर? हमारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ज्यादा चार्ज। तो बस यहीं से आंसर आएगा। हमारी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है हमारा चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, एंड हाई पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग स्टेबलाइज्ड बाय हाई नेगेटिव चार्ज। और हाई नेगेटिव हमारे पास होता है खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। सो द पॉइंट दैट आई वांट टू आर्टिकुलेट या आई वांट टू टेल हियर इज दिस कि यहाँ पर हमें फोकस करना है इन लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने कीवर्ड मेंशन कर दिया। मैं अगर एग्जामिनर होता मैं आपको 2.5 नंबर इस सवाल के पूरे दे देता। अनफॉर्चुनेटली नहीं। अब उन पर बात है वो कितने देंगे। तो आपको यहाँ पर मेन चीज लिखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कि सर यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है जिसकी वजह से दे कैन स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। एग्जांपल के तौर पर ये लिख दीजिएगा। एक आध एग्जांपल और मैं आपके सामने लेके आऊंगा जब मैं एनसीईआरटी का कटआउट लगाऊंगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है वहां पर लिखा हुआ है, उसको भी प्रोबेबली यू गाइस कैन मेंशन दैट एज वेल। तो इस तरीके से लिखेंगे। 2.5 नंबर यहाँ पर आ गए, 5 नंबर का ये भी आराम से लिखा जाएगा, 2.5 नंबर का ये भी आराम से लिखा जाएगा। तो बहुत प्यार से आप इस आंसर को लिख सकते हैं, मतलब कोई परेशानी तो नहीं आएगी किसी को भी मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं थर्ड क्वेश्चन पहले करा दूं या फिर ले आता हूँ एक बार। पहले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन पर वर्कआउट करना है, तो यार सीरियम 4+ का हर कोई इंसान देख के बता दे मुझे कि यार ये F0 होता है, इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सर आपको कैसे ये बात पता? मुझे बेटा ऐसे ये बात पता क्योंकि मैंने आपको बताया था कि CE4+ जो है ना, उसका कलर बहुत ज्यादा नीचे ही लिखा हुआ है आपका, बहुत ज्यादा ब्लड रेड या डार्क कलर का होता है, जबकि इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और फिर हमने डिस्कशन दिखाया था कि यार CE3+, जिसके पास कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं पर वो कलर नहीं शो करता है, या करता है तो बहुत ज्यादा पेल लाइट करता है। ऐसे ही इसका ये डिस्कशन हमारा हुआ था। आई होप आप सभी को ये चीज याद होगी। तो याद होगी तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसको सबको पता लग गया। देन आपके पास यूरोपियम है, एटॉमिक नंबर भी दे रखा है, अच्छी बात यह है यहाँ पर। और आपको पता भी होना चाहिए सीरियम जस्ट हमारा पहला कौन सा है, वो फर्स्ट लेंथेनॉइड्स में आता है ना? हाँ सही कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे इसके पास जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी दैट वुड बी समवेयर 5D1 6S2 और 4F1 के अराउंड रहती है। एक बार मैं चेक कर लूँ। नहीं देखो गलत कर दिया ना, नहीं सही कर, सही कर, 6S2 4F1 5D1, हाँ ये रहती है। तो ये मतलब मैंने अरेंजमेंट थोड़ा पता नहीं आगे पीछे कर दिया, नंबरिंग लिखने में आप लोग सलीके से लिख दीजिएगा। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है। अब यहाँ पर अगर मुझे गेस करनी हो यूरोपियम की, तो देखिए मैं कैसे कोशिश करूंगा। मैंने ये डिस्कस करा था कि यार 6S वाले तो होते ही है प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, ये बात बताऊं मुझे सर? 4 है, ठीक है। 4 है, सभी लोग मानते हैं इस बात को? यस सर बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि 54 पे हमारी नोबल गैस आती है ना, दैट्स वाई यहाँ पर ये सिनेरियो है। देन 55 56 पे हमारा वो आ गए थे एस ब्लॉक वाले। देन 57 एटॉमिक नंबर पे लेंथेनम है। देन 58 पर ही आ गए। तो ये हिसाब था हमारा ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 63 बनाना है। सो दैट मीन्स मेरे पास टोटल यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। इन दिस सिनेरियो कितने होंगे सर? टोटल 9 होंगे। टोटल 9 होंगे तो 2 यहाँ पर आ गए। क्या 4F7 पॉसिबल है? मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही बनाई। एक बार मैं यार चेक कर लूं किसकी बना रहा हूं मैं, यूरोपियम की। यस बिल्कुल सही बनाई। आप देख सकते हैं कैसे मैंने गेस करा है, मतलब गेस वर्क। तो आपको बस ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर 5D है यहाँ पर। बाकी का काम
मोर और लेस हो जाएगा अगर आपको अटोमिक नंबर दे दें, ठीक है। तो इस चीज पर थोड़ा सा फोकस रखते हुए अपनी चीजों को आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करिएगा कि आपको ये याद रहे। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब यूरोपियम का क्या बताना है मुझे, 3 पॉजिटिव है, तो मैं 4F6 लिख दूंगा, खत्म। और आई होप ये भी चीज याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर हमने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करके, लो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, देखो कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर ये भी चीज हमें दे रखी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में यहाँ पर बात आ गई। सो वेयर आई वॉज, हाँ, तो यहाँ पर 6 हो गया। और आपको पता होगा एल की वैल्यू यहाँ पर 3 आई थी, ये सब हमने निकाल रखा था। जे इज इक्वल टू एल माइनस एस, एल प्लस एस, सभी कुछ हमने डिस्कशन कर रखा है। ये L3 क्यों आया था, अगर मैं आपको याद होगा, यहाँ पर यार हमने बात करी थी 7 होते हैं डब्बे, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 7वां। तो हमने देखा था ये 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। इन सभी में हम एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, एंड देन अल्टीमेटली हमारा जो बचता है वो यहाँ पर सिनेरियो इस तरीके से रहता है। और ये जे इज इक्वल टू एल प्लस एस होता है ना उसके लिए, हाँ, तो उसके लिए किसके लिए बात कर रहा हूँ, F6 या एफ उनके लिए, ठीक है। तो आगे तो खैर देख लेंगे फिलहाल। तो यहाँ पर ये डिस्कशन हमारा रहा था, यूरोपियम 3 की बात कर रहे हैं यही, हाँ। तो देखिए आपको किस तरीके से ये तीनों के तीनों लगभग लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, और एक दूसरे को ये स्ट्रेंथ है, रीइंफोर्स कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा डेटा इसका पता होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका पता होगा तो आप इसको कर सकते हैं, तो यहीं पर सेम रहेगा नाउ। तो ये तो कर लिया ना अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिख दिया। अब ये क्वेश्चन है, मे भी मैंने ईयू का तो रीजन नहीं पता होगा आपको, शायद हो सकता है, जितना मुझे याद आ रहा है मैंने यहाँ पर इसका डिस्कशन नहीं किया, पर मैंने इसका डिस्कशन कर रखा है। सभी लोग मानते हैं कि यार ये इसके पास आप बताएंगे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सर कलर कैसे दिखा रहा है, बेटा लेक्चर ही नहीं देखा अगर आप ये क्वेश्चन पूछो। तो कलर कैसे दिखा रहा है हमने बात करी थी यहाँ पर, जब भी कभी ऐसा हो अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो और वो कलर दिखाए, आपको पक्का श्योर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर आपको LMCT नाम की चीज देखने को मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लिगेंड से यहाँ पर मेटल आता है। एंड यहाँ पे जो LMCT चीज होती है, दिस इज योर लेपोटे अलाउड एज वेल एज स्पिन अलाउड होती है। डेल एस की वैल्यू आपकी 0 होती है, डेल एल आपका प्लस या -1 यहाँ पर होता है। वेराज यहाँ पर अगर मैं बात करूं EU3 पॉजिटिव की, यहाँ पर आपकी FF ट्रांजिशन होगी। तो FF ट्रांजिशन में क्या होगा, F से आएगा F में जाएगा, दैट इज योर लेपोटे फॉरबिडन। आई होप सो आप ये लॉजिक आप हर जगह लगा पाएंगे। तो आपको जब भी पेल वगैरह कलर दिख जाए, शायद हो सकता है मैंने वन शॉट लेक्चर में इसकी बात करी हो कि अगर कहीं पर पेल वगैरह दिख जाए और एक जगह डार्क आ जाए, तो डार्क कलर जो हमारे होते हैं वो लिगेंड टू मेटल में होते हैं, बिकॉज ऑफ दीज थिंग, दैट इज लेपोटे भी अलाउड होते हैं, वो स्पिन भी। पर अगर हमारी DD ट्रांजिशन हो या FF ट्रांजिशन हो, दैट इज कंप्लीटली लेपोटे फॉरबिडन। स्पिन अलाउड फिर भी हो जाती है, पर ये होता है। तो आई होप ये चीज समझ में आएगी। आगे अगर मैं बढ़ना चाहूँ तो यहाँ पर क्या डिस्कशन था, जैसे यहाँ पर ये लाया था, तो यहाँ पर हमने इसको करेक्ट तो कर दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, TB3 पॉजिटिव कर दिया था। सीरियम का क्या सिनेरियो था, वो ये था। देख लीजिए, जैसे आपके सामने यहाँ पर सवाल आया है सीरियम का, देर इज अ पॉसिबिलिटी इस ईयर आपके पास समारियम का सवाल दीजिए, हो सकता है। और आपको सेम रीजन यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पे कलर स्पेक्ट्रा वगैरह सभी चीजें यहाँ पर बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली। देन फिर आता है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का, हमारे पास क्यों डिस्क्रिपेंसी रही थी उसके बारे में। यहाँ पर हमने यूरोपियम के बारे में बात करी थी कि यहाँ जो सिनेरियो था, दैट इज योर सिंपली यहाँ पे F7 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टार्टिंग में आऊँ, तो यहाँ पर आपको मैं जो लिख रहा था, कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा वो मिटा दिया मैंने, चलो ठीक है, आगे हम आ जाते हैं, इसी में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिनेरियो रहेगा आपका यूरोपियम के केस में, दैट इज क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपने भरे, तो ये सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पता नहीं शायद मैंने वहाँ किससे 3 भी कैंसिल कर दिया था, तो 3 कैंसिल नहीं होगा, एल की वैल्यू आपके 3 आ जाएगी। फिर आप L माइनस एस निकालेंगे। नेट स्पिन कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर ऑफ अनपेड हो बाय 2 कर दो, आपके सामने ऐसा आ जाएगा। तो आपने जे की वैल्यू निकाल ली थी जो 0 आ गई थी। ना ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गया था। देन यहाँ पर हमारे पास जो है वो यही कि यार ये एग्रीमेंट पुअर होता है, क्यों होता है, हमारे पास एक तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के बारे में आप बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। देन आप जो बता सकते हैं वो ये बता सकते हैं कि यहाँ गेम है सारा का सारा टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर के मुताबिक यहाँ पर सिनेरियो चल रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम बात करें EU3+ का, वो लो टेम्परेचर पर क्लोज टू 0 ही होता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं टेम्परेचर की हमारे पास डिपेंडेंस होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। तो यहां से ये बात पता लगी थी कि लो टेम्परेचर पर हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन कहीं पर जो है वो हाई एनर्जी लेवल्स पर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक मोमेंट खास देखने को नहीं मिलता। इस तरीके से यू हैव टू एक्सप्लेन हियर। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको उससे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करवाए, फिर आपको वो बताया कि यार ऐसा हुआ क्या, एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू। तो जो आपने कैलकुलेटेड वैल्यू करी है वो क्या आएगी, आपकी 0 आएगी, और यहाँ जो सिनेरियो है वो आपका 3.4 जाएगा। तो आप बता देंगे कि यार ये हायर टेम्परेचर वगैरह पर आपको फिर भी देखने को मिलेगा ये मैग्नेटिक मोमेंट, बट लोअर टेम्परेचर पर आपको 0 ही वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। आप वो वाला फॉर्मूला लिख दिया, म्यू इक्वल्स टू जे इंटू जी इंटू अंडर रूट जे प्लस 1। इस वाले फॉर्मूले से आप बता दीजिएगा जे की वैल्यू आप L माइनस एस से निकालेंगे। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू
बाकी शायद मैंने भी ऐसे ही करा होगा इसको। हाँ, अब इसमें से आपको एक्सप्लेन करना था एनीवन। माई कार्स आर हार्डर देन क्ले, इसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर यार ये तो बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने, एनपीसीएल उसका 3 का यहाँ पर होता है ना, NPCl2 का होल थ्राइस, हाँ ये था। इसके बारे में बहुत डिस्कस कर रखा है, तो उसका क्या ही करेंगे। फिर डाइजेशन पे आ रहे हैं, तो पहले माइकास के बारे में अगर मैं बात करूं, फिर आगे चलते हैं। तो माइकास के बारे में यहाँ पर जेडीली से मैंने पढ़ा और एक चीज देखी कि माइकास हमारे हार्ड क्यों होते हैं। तो माइकास हार्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि आपको पता ही है, पहले दोनों के दोनों लोग हमारे होते हैं शीट सिलिकेट, करेक्ट। हाँ, माइकास भी शीट सिलिकेट में से आती है और हमारी क्ले भी शीट सिलिकेट में से आती है। तो माइका हमारे किसी भी मिनरल से हार्डर होते हैं, कोई भी आ जाए, आपको यही रीजन लिखना है कि माइकास हार्डर क्यों है। उसका रीजन यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दैट इज क्या होता है, हमारे यहाँ जो सिलिकॉन एटम्स है ना, उनको उनका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बाय एल्यूमिनियम। अब सिलिकॉन पर आपका कितना चार्ज, 4 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम पर आप बताइए कितना चार्ज होगा सर, 3+। सभी लोग मानते हैं। तो क्या यहाँ पर एक चार्ज का अनबैलेंस हो गया? हाँ, तो उसको बैलेंस करने आते हैं हमारे पास कुछ और पॉजिटिव चार्ज मेटल, जैसे कि पोटेशियम साहब। ये आएंगे, क्या चार्ज बैलेंस हो गया अब यहाँ पर? हाँ सर, अब यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो गया। तो ड्यू टू द एंट्री ऑफ दिस पोटेशियम हो गया, या और भी कुछ मेटल आएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साहब बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। काइंड ऑफ आयनिक बॉन्डिंग के में गेम हमारा जाने लगेगा। और आयनिक बॉन्डिंग हमें पता है क्या बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, सभी लोग जानते हैं। हाँ सर, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, किसी चीज में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो मैं क्या बोलूंगा सर, वो हार्ड होगी। और हार्ड होगी तो हम उसको जो है वो डिफिकल्ट टू ब्रेक वगैरह होगी। सो दैट्स व्हाई माइकास आर हार्डर देन एनी मिनरल, नॉट जस्ट क्ले। और क्ले की बात हमने शायद पिछले वाले उसमें करी थी। क्ले ही था ना वो यार, अगर मैं सही भूल तो नहीं रहा मैं, कि जो क्ले होती है हमारे पास उसका सिनेरियो रहता था, दैट इज वो क्लीव हो जाती थी। क्योंकि आप उसमें बता सकते हैं कि फिर कहीं ना कहीं जो डिफरेंट शीट्स हैं उनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, ये आप बता सकते हैं। वैसे होते तो आई गेस इनमें भी हैं डिफरेंट डिफरेंट शीट्स में, बट मेन पॉइंट आपका ये है कि यार यहाँ पर जो है सब्सटीट्यूशन हो जाता है, उसको आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर बताना हो कि यहाँ सब्सटीट्यूशन ही इज द मेन रीजन। देन हम बात करें यहाँ डाइजेशन की, तो है डाइजेशन के फायदे व नुकसान पूछे गए थे। तो फायदे तो हम 100 गिनवा सकते हैं यहाँ पर। आप जो है वो, मुझे याद है इसका आंसर ने बहुत अच्छा बनाया था, मुझे वो तो पता था, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि डाइजेशन के फायदे क्या होते हैं, कि भाई प्रेसिपिटेट बढ़िया बन जाता है। एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग इससे करते हैं, इट इज अ वेरी गुड प्रोसेस इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वेयर पीपीटी इज वेयर पीपीटी कुड बी फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस ओनली। इस तरीके से, मतलब थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ बट इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना था। दैट इज, आप बताएंगे कि यार हम इसको सबसे पहले बता दिए डाइजेशन होता क्या है, फिर चलेंगे हम एडवांटेज या डिसएडवांटेज पर, कि हम हीट वगैरह करते हैं प्रेसिपिटेट को मदर लिक्विड में, फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। फिर आप बताएंगे कि यार इससे होता ये है, एक तो कहीं ना कहीं हमारी जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज वगैरह हैं वो उड़ जाती हैं, ये आप बता सकते हैं। देन यू गाइस कैन टेल अबाउट वोलेटाइल इंप्योरिटीज के अलावा आप और थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो हाँ प्रेसिपिटेट अच्छा बन सकता है। यहाँ पे अच्छा ये बताया था आपको, प्योर फिल्ट्रेट मिलने के चांसेस रहते हैं। जितना अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे, जितना डिपॉजिट हो पाएंगे पार्टिकल, उतनी अच्छी बात है। ये इसका कुछ ना कुछ एडवांटेजेस में आ जाएगा। अब डिसएडवांटेजेस मुझे तो याद है, मैं बहुत बेकार लिख के आया था, पता नहीं क्या क्या सोच के मैंने बस ऐसे ही लिख दिया था कि बस कुछ किसी तरीके से मुझे आंसर बनाना था। ये मैंने, मेरा गोल था यहाँ पर एट दैट टाइम, मेरा गोल बस ये था कि मुझे किसी तरह से आंसर हमें, दैट इज क्या बोल रहा था, आंसर बनाना था बस मुझे किसी तरह से। तो फिर मैंने एक तो ये लिख दिया था। फिर यहाँ पर आपको बताऊं मैं, शायद एक आध जो रहेगा इसका डिसएडवांटेज, वो ये कि यार एक आध घंटा लगता है इसमें, इसमें एक आध घंटा लगता है। दैट इज यहाँ पर एक आध घंटा लगता है किसमें, डाइजेशन में, आपको पता है। तो आप बोल सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग है, काफी ज्यादा टीडियस प्रोसेस हमारे पास होता है, ये आप वर्ड यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में ये टीडियस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और एरर्स आने के चांसेस है अगर हम ओवर हीटिंग करते हैं, माइट भी एरर्स माइट भी आ सकते हैं। और हाँ, एक और चीज यहाँ पे पोस्ट प्रेसिपिटेशन वगैरह भी हो सकती है, पोस्ट पीपीटी भी फॉर्म होने के चांसेस, या को प्रेसिपिटेशन वगैरह जैसे वर्ड्स, जो भी आपको लग रहा हो ना हल्का फुल्के नुकसान, वो लिख दीजिएगा। मतलब शायद टीचर्स को भी इतना आइडिया नहीं होगा। और इसके फायदे के बारे में हमने बात कर ली, प्योरिटी की बात कर ली। देन हम ये भी बात कर सकते हैं, हाँ यार क्योंकि हम हमारा जो ग्रेवी वो है पार्टिकल है वो बड़ा बन जाता है, तो हमें एक अच्छी चीज देखने को मिलती है, दैट इज फिल्ट्रेशन हमें आसान देखने को मिलेगी। ये बात आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। तो ये हमारा, बल्कि अच्छा मुझे वो उस आंसर के मैं एनसीईआरटी के कटआउट ले आऊं पहले। सो हियर वी हैव दीस एनसीईआरटी के कटआउट्स, दैट इज यहाँ पर दिस इज मेंशन कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं मिडिल में। जैसे इस बार इन्होंने पूछ लिया कि आपका लास्ट में कम क्यों होते हैं, मिडिल में क्यों नहीं होते। हो सकता है कल को वो पूछ लें आपसे कि स्टार्टिंग में कम क्यों होते हैं, बाद में बीच में ज्यादा क्यों होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझाते हैं जैसे लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड्स फ्रॉम आइदर टू, मतलब या तो
लेफ्ट में मतलब स्कैंडियम टाइटेनियम की बात हो रही है या फिर जिंक और कॉपर की बात हो रही है, ये कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम क्यों होती है, उसका रीजन ये, या तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उनके पास, जैसे कि कॉपर जिंक, तो इनके पास क्या होते हैं बचते हैं, इनके पास ऑर्बिटल्स ही नहीं बचते जिसमें वो शेयर करके इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर सकें, करेक्ट। वेयर एज स्कैंडियम और टाइटेनियम में तो बेचारे करीब होते हैं, इनके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना, या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीडेशन बॉन्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब आपके पास वो है नहीं तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकते। वेयर एज अगर आपके पास बॉन्ड है तो आपके पास ऑर्बिटल की कमी है, तो आप मतलब कैसे बॉन्ड बनाओगे, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन तो चाहिए कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये सिनेरियो है। तो ये आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, मेरे हिसाब से पता नहीं जो भी टीचर होंगे इन्होंने पक्का इस एनसीईआरटी को ही पढ़ के ये सवाल पूछा होगा। देन यहाँ पर जैसा है सेकंड चीज कि यार हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्यों करते हैं, तो यहाँ पर मेजरली यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने डोमिनेट माना है, तो ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी होती है, क्यों, बिकॉज इन द ऑक्साइड यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी ऑक्साइड देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर, यहाँ पे अच्छे टेबल में, खैर टेबल में लाया नहीं, टेबल का काम नहीं था, यहाँ पर बात आती है कि ये इसी वजह से होता है बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी थी कि एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की जो होती है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज दीज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज इवन हायर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। कुछ लोग पूछ सकते हैं सर ऐसा हो क्यों रहा है जबकि ऑक्सीजन की ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए, हमारा जो मैंगनीज है वो देखिए मैंने कहा था फ्लोरीन के साथ सिर्फ और सिर्फ MnF4 तक ही एग्जिस्ट करता है, ना MnF5 एग्जिस्ट करता है। सर ऐसा क्यों है, सर आप रीजन बताइए ना, सर आप बातें तो बनाए जा रहे हैं, रीजन बताइए आप ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो लॉजिकली तो वो ज्यादा स्टेबल करना चाहिए। बेटा अगली लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद मेटल्स, ये एक्सप्लेन करता है इसकी सुपरियोरिटी। तो यहाँ पे डॉन जो है वो असली डॉन हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पर डॉन की बात हो गई, तो ऑक्सीजन साहब जो है हमारे वो एकदम डोमिनेटिंग है, तो ऑक्सीजन साहब डोमिनेट क्यों है, मल्टीपल बॉन्ड्स वो बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है ये भी मैं बता दूं आपको, इससे हिसाब से होता है कि यार अब हमारे कम एटम्स लगेंगे, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स कोई इंसान बना सकता है तो कम एटम लगेंगे ना, लॉजिकली सोचो। यहाँ पर देखो दो मैंगनीस है, तो एक मैंगनीस या MnO4 नेगेटिव ही आप ले लो, आप MnF4 ले लो, आप MnO4 नेगेटिव ले लो, बताओ मुझे दोनों में क्या है, सर +7 है। यहाँ पे आपको देख लो +7 4 एटम की मदद से आ गई, और यहाँ पे +7 बल्कि +4 आई है 4 एटम की, तो सर इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पार्ट साहब, कि अगर आप ज्यादा लोगों को लगा दोगे तो पास पास आएंगे वो आपस में, रिपल्जन बढ़ेगी, तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पार्ट आता है। तो अगर सवाल में सिर्फ ये पूछा गया था कि यहाँ पर फ्लोराइड और ऑक्साइड क्यों, मैं मुझे याद है मैं ये भी लिख के आया था यहाँ पर रीजन कि यार ये इसमें जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस, तो सर आपको याद है क्या एनसीईआरटी, हाँ यार मतलब एनसीईआरटी ये वाली चीजें तो याद रहती हैं काफी, मतलब बचपन से ही कटआउट भी देखो लिया है, मतलब पता था मुझे कुछ ना कुछ पढ़ ही रखा होगा तभी तो पता होगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये रीजन आप लिख देंगे थोड़ा सा और अच्छा आपका आंसर बन जाएगा, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यार उन्होंने एनसीईआरटी से ही सवाल लिया होगा मेरे हिसाब से, तो टीचर ने जिन्होंने भी ये करा होगा। तो अब इस साल पता नहीं कौन बनाएगा, जो भी बना रहा होगा, पर हो सकता है अगर वो एनसीईआरटी प्रेफर करें तो कर ले, नहीं करेंगे तो फिर हमारे में से ही आएगा एग्जैक्टली सवाल। तो यहाँ पर ये लेटिमर डायग्राम का मैं बोलूंगा हमारे टाइम में अच्छा क्वेश्चन आया था, मतलब लगा था कि कुछ यहाँ पर नया ट्राई किया गया है इस ईयर में, इससे पहले तो वरना सिंपल से आपने देखे होंगे सारे सिंपल सिंपल से आते। लेटिमर डायग्राम दोनों देती आपको, अब यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन लिखिए और इन दोनों के लिए, तो सर वो तो मैं हम हाथ के हाथ लिख देते हैं। एसिडिक मीडियम की बात हुई थी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर ये +7 है, यहाँ पर आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट हो गया Mn2 में, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है रिएक्शन। नाउ यहाँ पे बैलेंसिंग वाला पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, रीजन बीइंग अगर मैं बताऊं बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर क्योंकि हमें रेडॉक्स का पार्ट लग रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हमारी होती है उसका यहाँ पे पार्ट लग रहा है, और रेडॉक्स टाइट्रेशन का। तो अगर आपको एन फैक्टर वगैरह वाली चीज थोड़ी बहुत याद होगी सो यू गाइस कैन डू, बट अगर नहीं होगी तो मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक मैंगनीज है, एक मैंगनीज +7 से +2 गया, सब कुछ फाइन है। सिमिलरली एक मैंगनीज +2 से +5 गया, तो मतलब यहाँ सभी कुछ सिनेरियो जो है वो बैलेंस है। अब मुझे क्या करना हो, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स 4, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर 8 हाइड्रोजन कर दूंगा। एक बार जरा चार्ज जरा चेक करवाइएगा मेरे साथ। सर यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है आपका +8 और -1 और -6, तो सर यहाँ पर +2 आ रहा है,
और यहाँ भी प्लस 2 आ रहा है, हो गई बैलेंस। क्या बात है, मजा आ गया। तो यहाँ सिनेरियो क्या किस तरीके से मैंने करा, सबसे पहले मुझे ये पता था, मुझे आर्ट तो पता नहीं था। फिर यहाँ पे एसिडिक मीडियम में ये होता है, आपको प्रोडक्ट की साइड वाटर बैलेंस करना होता है। बेसिक का भी तो मैं खुद भूल जाता हूँ, पर एसिडिक का याद आता है कि यहाँ वाटर ऐड करना होता है जितना भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो। तो 4 एटम थे, तो मैंने 4 पानी ले आया, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने 8 हाइड्रोजन आयन लगा दी, तो ये बैलेंस हो गई बैलेंस। अब इसी रिएक्शन का मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो मतलब मुझे MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस का निकालना है। ओके, तो लंबी रिएक्शन करवा रहे हैं ये तो, है ना। यही निकालना है ना। लंबी रिएक्शन है, तो कैसे होगा यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, सिमिलरली यहाँ पर कितने का, ये +6 है तो ये +4 में जा रहा है, तो यहाँ पे यार एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज दे रहा है। चेंज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और कुछ नहीं लिख रहा। कभी आप समझे कि यार ये क्या बैलेंस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ चेंज लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए। +3 यहाँ पे +6 था, यहाँ पे आया +4, नहीं सॉरी +2 आया, माय बैड। देन यहाँ पर +1 का है और यहाँ पर +1 का है, तो यार ये मेरे हिसाब से यार लंबा ही जाना पड़ेगा क्या। मैंने ऐसे ही करा था, ऐसे ही करना पड़ेगा, तो ये करवा लेते हैं यार, मजा आएगा उसको करने में। तो ध्यान से देखिएगा, मैं रिएक्शन वाइज रिएक्शन लिखता हुआ चलता हूँ। MnO4 नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, तब्दील हो गया वो MnO4 2 नेगेटिव में। MnO4 2 नेगेटिव, हमारा 2 नेगेटिव है, ध्यान से, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे, कन्वर्ट हो गया MnO2 में। सिमिलरली MnO2 ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, कन्वर्ट हो गया Mn3 पॉजिटिव में। यार मानना पड़ेगा, पेपर अच्छा था हमारे टाइम का, मैं देख पा रहा हूँ। फिर Mn3 प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, कन्वर्ट हो गया Mn2 प्लस में। क्या सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं चारों की चारों रिएक्शन एकदम ठीक लिखी गई हैं। सही है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट क्या डेल्टा G1 होगा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट डेल्टा G2 होगा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा G3 नॉट होगा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा G4 नॉट होगा। मुझे बताओ, अगर मुझे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को किसी तरह से बिल्ड करना है तो मैं क्या करूं सर, आप पांचों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए, मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, जिसने भी ये सोचा, मतलब मजा आ गया, शाबाश बेटा। तो ये आपके डेल्टा G0 4 हो गए, देखो नॉट को नीचे लिख रहा हूँ, 4 को ऊपर, करेक्ट है जी। ठीक है सर, अब क्या करें, तो अब मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा G0 निकालना है नेट। इस रिएक्शन का जो डेल्टा G0 होगा, क्या वो इन सभी चारों के इक्वल होगा। हाँ, इस रिएक्शन का डेल्टा G0 को मैं अगर लिखूं तो वो -NF E0 से लिखूंगा सर, बिल्कुल। तो माइनस को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस ही। एन कितना है यहाँ पर बताओ बेटा, 5 है। एफ की वैल्यू में एफ ही लिख देता हूँ, E0 मुझे निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से चलेंगे। इज इक्वल्स टू, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा G1 होगा, डेल्टा G1 की वैल्यू में लिखने का है, तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस लिखूंगा, 1 आ जाएगा, एफ आ जाएगा। E0 की वैल्यू जरा लिखिए यहाँ से, 0.56। आई होप तो समझ में आया होगा पहला। फिर सेकंड पर आता हूँ, क्योंकि माइनस ही लगा देता हूँ। एन कितना है यहाँ पर, 2 है, तो 2 लिखा। एफ को एज इट इज लिख देता हूँ, इंटू E0 इस पर्टिकुलर रिएक्शन का 2.27 है, ये लिख दिया। आई होप सो ये भी समझ में आया होगा। तीसरी रिएक्शन का डेल्टा G0 देखने का है, तो ये आपका आया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, एफ है। E0 की वैल्यू है यहाँ पर 0.95। ठीक है, अब मैं चौथी रिएक्शन का नीचे लिख रहा हूँ, वहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, इनटू मैं एफ करूंगा, और यहाँ पर 1.51। यार सवाल तो था, मतलब था इसमें कुछ कुछ करने के लिए, दिमाग को लगाने वाला। तो एफ से एफ उड़ जाएंगे सारे, सारे के सारे माइनस यहाँ जाके प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस में कैंसिल कर रहा हूँ। एंड देन मेरे E0 की वैल्यू, इन सभी लोगों का समीशन डिवाइड बाय 5 करके लिख दीजिएगा। मतलब ये और ये सब ऐड हो रहे हैं, सिंपल। मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ध्यान से करिएगा, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ सारे के सारे लोग ऐड होंगे। खास बात ये कि यहाँ कोई बीच में नेगेटिव वाला ही था, वरना फिर कहीं दिमाग में हमेशा थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बैठ जाती। तो फिलहाल आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे 0.56 को प्लस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब माइनस से माइनस सब कैंसिल हो जाएंगे। देखिए मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ आपके सामने, देखिए माइनस कॉमन ले लिया, सब प्लस हो जाएंगे। सभी लोग मानते होंगे इस बात को, हाँ सर माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस से माइनस भी उड़ा दिया मैंने। अब इन सभी लोगों को आप ऐड कर लीजिएगा, डिवाइड बाय 5 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू। तो सवाल यार था, मतलब 2 नंबर में दिया है, कंजूसी काफी दिखाई दी। टीचर मतलब जिसने भी बनाया ना, मानना पड़ेगा अच्छे से। मैं मिलना चाहूंगा ऐसे टीचर से जिन्होंने पेपर बनाया था, कंसेप्चुअल था। अब क्या बात करी जाए नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि Mn3 प्लस किस मीडियम में स्टेबल होता है। आइए पकड़ते हैं Mn3 प्लस को, ध्यान से देखिए। क्या यहाँ पर Mn4 प्लस +3 में आना चाहता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल आना चाहता है, मतलब 0.95 वोल्ट है ना, तो E0 पॉजिटिव डेल्टा G नेगेटिव। क्या Mn3 प्लस Mn2 प्लस में जाना चाहता है, सर वो भी जाना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे बात रुक गई, अभी समझ में आ गया। ये इसमें कन्वर्ट होना चाह रहा है, ये इसमें कन्वर्ट होना चाह रहा है। यहाँ पर आओ, क्या Mn4 प्लस यहाँ पर बेसिक मीडियम Mn3 प्लस में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, हाँ सर होना चाह रहे हैं। नाउ माय काउंटर क्वेश्चन वुड बी, क्या Mn3 प्लस Mn2 प्लस में कन्वर्ट होने जा रहा है, नो सर, क्योंकि यहाँ पर E0 है। तो ये रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस है, वेरएज यहाँ पर ये भी स्पॉन्टेनियस, ये भी स्पॉन्टेनियस। आई होप आपको आंसर तो पता लग गया होगा यहाँ पर क्या हुआ। एक और चीज फिर मैं यहाँ पे फर्दर एडिशन करना चाहूंगा कि यहाँ पर आप डिसप्रपोर्शनेशन की भी बात कर सकते हैं, कि यहाँ पर Mn3 प्लस डिसप्रपोर्शनेट होना चाहेगा, वेरएज यहाँ पर नहीं होना चाहेगा। ना ही वो Mn4 प्लस में जाना चाहेगा, ना ही वो Mn
टू प्लस में जाना चाहेगा, बिकॉज ये रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और Mn3+ से अगर मैं इस रिएक्शन को भी रिवर्स कर दूंगा तब भी दिस रिएक्शन विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बेसिक मीडियम का क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये कन्वर्ट ना ही +2 में जाना चाह रहा, ना ही ये +4 में जाना चाह रहा, वेयर एज ये +2 में बहुत अच्छे तरीके से जाना चाहता है। ये आप बता दीजिएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने फ्रॉस्ट डायग्राम भी बनवा लिया, देख रहे हैं मतलब आपने, इन्होंने फ्रॉस्ट डायग्राम भी बनवा लिया। और आपने इनसे उन्होंने बोला है कि आप डिटरमाइन करिए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये थोड़ा सा फिर भी यार चैलेंजिंग सा रहेगा, मैं क्योंकि यहाँ पे हम एक्यूरेट नहीं बना सकते ना, थोड़ा सा यार वो रहेगा, स्लोप वगैरह हमें देखने में परेशानी होगी। तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। 0 1 2 3, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? 7 है ना, 4 5 6, यहाँ पर आ जाएगा 7। यहाँ हमारी -Ne की वैल्यू आएगी, तो ये मैं कितना ले लूँ, लगभग लगभग मान लेते हैं ये मेरे हिसाब से 5 तक जाना चाहिए। ये है 7, तो यहाँ पर ठीक है, हम नहीं एक एक इलेक्ट्रॉन का चाहिए ना, हाँ तो मैं यहाँ पर 3 4 तक ले लेता हूँ, काम बन जाएगा। 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 2 3 4, ये आप लिख लीजिएगा। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट से सारी यहाँ पे Ne0 की वैल्यूज हैं आपकी, तो 0 से यहाँ पर इसमें आ रहा है +2 में, और -1.18 है, तो माइनस का भी तो लगाना है यार। 1 2 3 तक कर देता हूँ, तो -1.1 कुछ 8 यहाँ पर होगा मान लीजिए, और ये +2 पर है, तो यहाँ पर ये हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा मेरे हिसाब से। समझ में आई ये बात? तो पहले आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, देन हमारे पास आएगा सेकंड पॉइंट। +2 से +3 में जा रहे हैं, एक उसका चेंज आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, एंड ये 1.51 पर हमारा ग्राफ आना चाहिए। तो +3 में 1.51 ये आएगा कुछ यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से ये आएगा आपका सेकंड पॉइंट। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। बाकी स्लोप वगैरह यार पता नहीं कैसे बनाना होगा, पर फिर भी वो चाह रहे होंगे कि एक आपको कुछ आइडिया मिल जाए। देन सिमिलरली मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ, तो पॉइंट कहाँ पे आ गया, मैं +3 पर आ गया ना, तो मैंने 1.51। अब यहाँ पर आते हैं 0.5 मतलब 4 पे, यहाँ पर आ रहे हैं आपके 0.95, तो दैट मीन्स यहाँ से कुछ ना कुछ डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली वी हैव टू डिस्कस +4 हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, दैट इज ये +6 पर मेरे पास है 2.27। ओके, तो +5 भी नहीं है, ठीक है ठीक है, तो प्लस, अच्छा एक सेकेंड रुकिए रुकिए, थोड़ा सा मैं बात यहाँ पे रोकना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर था यार 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा था, करेक्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन के चेंज की वजह से मेरे -Ne की वैल्यू जो है वो इसका डबल होगी, करेक्ट। माइनस क्या इलेक्ट्रॉन का कितने का चेंज है? 2 का, तो 2 इंटू -1.18 होगा। अच्छा होगा, मैंने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पर ये 1 नहीं, यहाँ कहीं 2.3 कुछ पर आएगा, 2.36 पर आएगा। तो ये पॉइंट आप इसको आप थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा यार। अबे यार ये लाइन मिट गई, इतनी मेहनत से बनाई थी। स्ट्रेट बनिए प्लीज 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 प्लीज, थैंक यू। यहाँ पर अब मैं जा रहा था यहाँ पे 2.3 पर, नौटंकी तो बहुत ही करता हूँ मैं। ये आ गई मेरी 2.3 यहाँ पर। अब ठीक है, अब ठीक है मेरे हिसाब से ये आ गया, ये आ गया, ठीक है करेक्ट। +2 का हिसाब आ गया, ये आ जाएगी, ठीक है जी सर। अब कहाँ पर था मैं, ये कौन ला रहा है क्वेश्चन? +4 पर आ गए, +5 नहीं है, तो +6 है। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो यार ये 4.5 तक पहुंच जाएगा। 3 4 यार 4.5 के लिए ग्राफ को बड़ा करो बैठ के, तो 4.5 लगभग कुछ यहाँ पर होगा। तो यहाँ से मुझे लाना पड़ेगा कुछ पॉइंट यहाँ पर, तो ये मेरा कुछ यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ओके जी। अब बात करें +7 की, तो एक इलेक्ट्रॉन एंड 0.56, एक इलेक्ट्रॉन एंड 0.56, तो 0.56 तो यहाँ पर आएगा कुछ गरीब। तो ये सिनेरियो रहेगा। अब मैं इसको किस लाइन से ज्वाइन करूँ? ब्लू से करते हैं, देखते हैं कैसा लगेगा। सही लग रहा है, हाँ ये आ गया, फिर ये आ गया, देन ये आया आपका, देन ये आया, एंड देन अल्टीमेटली आपका ये आया। तो नाउ अब हमें बताना है कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वो कैसे हम बताते हैं, सही बनाया ना, पहले एक बार मैं चेक कर लूँ प्लीज। +4 ओके, देन +3 के बारे में बात करें, +3 का यहाँ है, ठीक है। तो यार मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है, हमने ये बात करी थी ना कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आप ज्वाइन कीजिए, जैसे इनको। अब इनके बीच में जो नीचे की साइड आ रही है, तो उसको हम बोल देंगे कि यार ये काफी ज्यादा स्टेबल है, यही बोलते थे हम, नीचे वाली स्टेबल है। और वेयर अगर कोई ऊपर आ जाएगी तो हम बोलते थे यार ये अंडर गो करेगी डिस्प्रपोजिशन में। आई होप आपको ये चीज याद होगी। सिमिलरली आपको यहाँ से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे हिसाब से स्टेबल दिख जाएंगी, एक ये +2 वाली, एक ये +4 वाली। सो दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर दिस, क्योंकि यहाँ स्टेबल पूछा है। डिस्प्रपोर्शनेशन वाली पूछे तो आप बता देते कि यार यहाँ पर ये +3 जाएगी डिस्प्रपोर्शनेशन में, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग +6 भी जानी चाहिए डिस्प्रपोर्शनेशन में, है ना? हाँ +6 भी जाएगी, चेक कर लें यहाँ से। +6 कहाँ है? यहाँ है। लेफ्ट वाला ज्यादा और राइट वाले से बिल्कुल जाएगी यार, मजा आ गया। तो +6 भी हमारी जा रही है यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन में, और +3 भी। आई होप आपको लेटिमर डायग्राम, फ्रॉस डायग्राम समझ आओ। देख रहे हैं कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और पूछा गया था एक बच्चे के द्वारा भी कि यार फ्रॉस डायग्राम पे सवाल नहीं आया, तो यहाँ पे एक उसमें करा दिया था मैंने लेंथ यूनिट्स वाले में, और एक यहाँ पर भी आया तो ये भी करा दिया। तो अब फ्रॉस डायग्राम से वैसे अगेन डिफिकल्ट रहेगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन, पर बना भी सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम से वो पूछते नहीं, बहुत कम पूछा। हमारे सर ने तो ये बोला था कि फ्रॉस डायग्राम से तो क्वेश्चन नहीं आता, जिन्होंने हमें पढ़ाया था, बट आ गया था। अब हमारे पेपर में ही आ गया। अब देखिए नसीब पर बात है जो एग्जामिनर है।
तो ये अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में दूंगा, अच्छे बच्चे इसको कर पाएंगे। 7.5 नंबर का वो सवाल। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे कि क्या पूछ रहा है ये, वैलिडिटी बतानी है हमें स्पिन ओनली एक्सप्रेशन की। अच्छा, ये बात कर रहा है कि आप जो अंडर रूट एन इंटू एन प्लस वन या खाली स्पिन को कंसिडर करके लेते हो, उसका रीजन बताओ यार। ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे 3D है, बाहर होता है, लिगेंड से इन्फ्लुएंस होता है, वाइब्रेशन होती है, सारी की सारी कहानी आप लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी अच्छा सवाल था, देखिए ये भी, तभी मैं बोल रहा था पेपर अच्छा था, मुझे लग रहा है मतलब जब सॉल्व करा तब तो खैर मतलब उस टाइम पे तो प्रेशर होता है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके निकलना होता है। मेटल 2+ है, आयन है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है, उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। अरे यार, मुझे लगा अच्छा क्वेश्चन था तो आसान है। एक मेटल है M2+, इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। क्या कैलकुलेट करना है आपको? इसको मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली यार। कुछ किसी को कोई डाउट इसमें? सर बिल्कुल नहीं है। अंडर रूट 20 लगभग लगभग कैलकुलेटर हो गई 4.8 के आसपास, 4.81 कुछ लिख के आऊंगा मैं, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल था, दैट इज फेरोमैग्नेटिज्म यहाँ पर लाए थे, क्योंकि बात हमारी मैक्सिमम केसेस में पैरा और डायामैग्नेटिज्म के अबाउट ही रहती है, पर ये फेरोमैग्नेटिज्म लाए। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फेरोमैग्नेटिज्म होता क्या है, पैरामैग्नेटिज्म आपको पता है क्या होता है, डाया आपको पता है क्या होता है। फेरोमैग्नेटिज्म एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर हमारे ना डोमेन्स टाइप होते हैं, जैसे मैं बताऊं डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं। इन रीजन्स में अलग अलग हमारे जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में अलाइन होंगे। मान लेते हैं इस डोमेन में कुछ यहाँ पर इस डायरेक्शन में अलाइन होंगे, इस रीजन में कुछ यहाँ पर होंगे। जैसे ही मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, सारे के सारे डोमेन्स आपको एकदम सीधे दिखेंगे एक ही डायरेक्शन में, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना देगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको याद होगा शायद, मैग्नेटिज्म एंड मैटर नाम का एक चैप्टर हुआ करता था। पता नहीं आपके टाइम पर वो डिलीट था या नहीं था, या हमारे टाइम पर, मतलब मैंने तो वो पढ़ा था, मतलब वैसे तो खैर कॉम्पिटेटिव के लिए तो पढ़ते ही हैं। तो वो पढ़ा था ये चैप्टर, यहाँ वहां पर था ये फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये हो जाता था आपका डोमेन ऐसे एक अलाइन कर दिया करते थे, तो आपको इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म को आप सबसे पहले बताइएगा होता क्या है, कि वहां पर हमारे डोमेन्स होते हैं जो एक डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। अब बताइएगा क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है। तो क्यूरी साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक क्यूरीज लॉ दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यार प्रोनाउंसिएशन नहीं निकलनी उससे, के बारे में उन्होंने जो भी चीज होगी उसके बारे में बताया था। क्या बताया था, तो वो हम फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे। आप काइंड ऑफ समझ लीजिए मैग्नेटिक कैरेक्टर ही होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कुछ उसका प्रॉपर फॉर्मूला था वो मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि उसी में पढ़ा था फिजिक्स में, फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं। तो वो उन्होंने बताया था कि साहब, मैं ग्राफ से बताता हूँ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन बताया था। ऑब्वियसली क्यूरीज टेम्परेचर है तो कुछ टेम्परेचर होगा। मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट तक क्यूरीज टेम्परेचर आ रहा है, इससे पहले जो है वो कुछ नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा होगा, यहाँ से 0 से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कुछ का ही बोलते हैं। इनिशियली क्या होता है फॉर फेरोमैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर। द मोमेंट आपका क्यूरीज टेम्परेचर आया, आपका ये डिक्रीज होने लगता है। अब यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, ग्राफ आप बना देंगे तो मजा आ जाएगा मतलब उनको। वैसे मुश्किल है इस बार सवाल आना, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ये वाला पेपर था थोड़ा बहुत डिफिकल्ट टाइप में बोलूंगा, डिफिकल्ट तो नहीं, नए टाइप की वैरायटी आई होप आप समझ रहे होंगे देखने को मिल रही है यहाँ पर। मतलब मैं भी कहते थोड़ा बहुत शॉक्ड हुआ था, काफी बेसिक से सवाल पूछ रहे थे, वो जानना चाह रहे थे ये कि आपको बेसिक्स आते हैं नहीं, मतलब आप जो है वो मेरे उनको नहीं, तब तक तो मैंने चैनल नहीं बनाया था, मतलब थर्ड सेम का नहीं बनाया, तो उन्होंने ये देखा होगा कि आपको लोगों का बेसिक्स आते हैं, आप 11 12 पढ़ के आए ऐसे ही उठा के थर्ड सेम में आके मतलब हमारे लिए जानना चाह रहे होंगे, जो भी वो टीचर होंगे रिस्पेक्टेड, अच्छा काम करा था उन्होंने काफी। अब इफेक्ट ऑफ क्यूरी टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, तो क्या बताना था मैं, हाँ क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर आप बताइएगा। इनिशियली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज करती है टिल क्यूरी टेम्परेचर फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वहां पर हमारा जो है वो डिक्रीज करने लगती है ड्रास्टिकली। वाई? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आप बोलिएगा ड्यू टू थर्मल कोलिजन्स, बोलना चाहें कोलिजन्स, या ड्यू टू थर्मल इफेक्ट आप बोल दीजिएगा। जो हमारे ये डोमेन्स होते हैं ये मिस अलाइन होने लगते हैं, हाँ ये वर्ड सही रहेगा। डोमेन जो है वो एक दूसरे में नहीं, मतलब नॉर्मली मिस अलाइनमेंट शो करते हैं। ड्यू टू दिस मिस अलाइनमेंट अब आपका जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, तो इधर उधर उल्टे फुलटे हो जाएंगे, जिसकी वजह से दे लूज अपना फेरोमैग्नेटिज्म एंड ये कन्वर्ट हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो यहाँ एक चीज हमें पता लग गई आज, वैसे तो पता ही होगी काफी को, मतलब जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी, कि फेरोमैग्नेटिज्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैरामैग्नेटिज्म में एट अ हाई टेम्परेचर, अब द टेम्परेचर क्यूरियस टेम्परेचर। और इनिशियली मैं अगर आपको ये बात बताऊं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये कन्वर्ट हो चुका है पैरामैग्नेटिज्म में, तो यहाँ पर ये इसका पैरामैग्नेटिक नेचर शो हो रहा है, यहाँ पर इसका ये फेरोमैग्नेटिक नेचर शो हो रहा है। आई होप सो ये सवाल यहाँ पर क्लियर होगा। सो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट। 3 नंबर का था, कुछ ग्राफ वगैरह, ये डोमेन वगैरह के आप डायग्राम बना दीजिएगा, देन क्यूरीज टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर दिएगा और अपने आंसर को फ्रेम कर दीजिएगा। यहाँ पर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बोरेट्स, देन यहाँ डिफरेंस बताना है, देन सी द लेवल ऑफ दीज क्वेश्चंस।
यहाँ पर पायरोक्सिन एंड एम्फीबलेज के बीच में डिफरेंस बताना है। ये हमारा ही पेपर था ना, हाँ 2023 का। पता नहीं यार हम लोग कैसे, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। पेपर डिफिकल्ट था, पर हमने किसी ने भी मतलब जिक्र नहीं करा कि पेपर डिफिकल्ट है। या तो हम लोग ये सोचते होंगे कि हम पढ़ पढ़ के तो जाते नहीं होंगे, तो मतलब जैसा पेपर आओ सबने सोचा होगा कि भाई हमने तो पढ़ा नहीं इसलिए नंबर नहीं आ रहा है। वैसे यार नंबर तो ठीक आते शायद मेरे इसमें, पता नहीं कितने आए थे, देखना पड़ेगा। देन ये वाला सवाल तो चलो हो जाएगा, बट सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यार क्या तो क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत बहुत देखा कि यार है क्या चीज, एक्चुअल में समझ नहीं आया। फिर एक्चुअल में चैट जीपीटी से बात करी मैंने भाई, वहां से मैंने समझा कि अच्छा ये कह रहा है। और इसका जो कंसेप्ट है भाई, आप लोग मुझे बताइएगा क्या इसका कंसेप्ट आपके किसी टीचर ने ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स भी बताया है, कुछ ऐसा है हिसाब था तो मुझे जरूर बताइएगा यार। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ये, जिस लेवल का क्वेश्चन था ये अभी तक मतलब कहीं पर भी मैंने देखी नहीं थी ये चीज। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, इनको स्टार्ट करते हैं डिस्कस। और यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, यहाँ पर 6 नेगेटिव आना चाहिए। आई डोंट थिंक 2 नेगेटिव इज पॉसिबल एट ऑल। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स पर आते हैं, बोरेट्स पर। तो बोरेट्स क्या होते हैं लेक्चर में बात करी, तो इस लेक्चर इसमें देखिए इन लोगों ने सिलिकेट्स के बारे में पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टार्टिंग में बोरेट्स भी पूछ लिए। तो सभी का बेसिक बेस जानना चाहते हैं जो टीचर थे, मतलब जिन्होंने ये पेपर बनाया, शानदार पेपर मानना तो पड़ेगा। पेपर का लेवल तो था, नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, इनका कुछ ना कुछ गोल होगा। होते हैं ना कुछ टीचर्स मतलब जिनका होता है कि यार रेवोल्यूशनरी माइंड के बच्चों को भाई अब तो भला करना है, उनको कुछ नया सिखाना है। तो मे भी उन्होंने अपनी क्लास में जिन भी इन टीचर ने बनाया, उन्होंने अपनी क्लासेस वगैरह में पढ़ाते होंगे, मतलब वो जो भी होंगे अच्छे टीचर होंगे। अगर जिस भी टीचर ने मेरे हिसाब से पेपर बनाया ना भाई, वो पढ़ाने में अच्छे होंगे, लॉजिकली लग रहा है मुझे ऐसा। बाकी पता नहीं किसने बनाया होगा, जो जिसने बनाया होगा, अगर मिले आपसे तो यार उनसे बोलिएगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सारे टीचर्स के साथ कैसे पढ़ा रहे हैं। बढ़िया लगा मुझे तो ये पेपर। क्या पता मेरी कॉलेज में, वैसे पता नहीं है, अगर पता चले तो मुझे बताइएगा किस कॉलेज के भी में ये पेपर, पिछले साल वाला है। अब बोरेट्स पर बात करेंगे, बोरेट्स का आंसर फ्रेम करना है कैसे, 2.5 नंबर में फ्रेम करना है, तो बहुत ज्यादा हाँ डिफिकल्टी मैं बोलूंगा नहीं होगी। काफी चीजें इन्होंने जो एकदम जो है वो मिक्स रखी हैं, हर चीज को कुछ कुछ मार्क्स पर, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको तो इन्होंने जरूर कंसिडरेशन में लिया है। फिर कुछ कुछ इन्होंने नई चीजें भी एक्सप्लोर, नए एरियाज एक्सप्लोर करने की कोशिश करे थे जो भी ये पेपर सेटर थे। बोरेट्स की अगर मैं बात करूं तो बोरेट्स पे बात कर दी, सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड। अब यहाँ पे सबसे पहले हाँ ये आप 2-3 लाइनें बेसिक लिख दीजिएगा अपने बोरेट्स के बारे में। फिर नेक्स्ट जो हम आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर बात कर ली क्या होता है, फिर उसका इसकी बेसिक डेफिनेशन हमारी डन हो जाएगी। देन इसके बाद हम इनकी डिवीजन पर जाएंगे। इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आप लोग, एक तो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा, फिर आप BO3 नेगेटिव दिखा दीजिएगा, दैट इज ऑर्थोबोरेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ऑर्थोबोरेट का स्ट्रक्चर, कोई भी यहाँ पे ऑक्सीजन शेड नहीं, फिर ये आप बस बेसिक बना दीजिएगा, सिर्फ आप इतना भी लिख देंगे ना तो काम बन जाएगा, दैट इज यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन शेड नहीं है, दिस इज योर ऑर्थोबोरेट। फिर आप पायरोबोरेट में बना दीजिएगा एक ही स्ट्रक्चर, फिर आप मेटा बना दीजिएगा। पर तो चाहे तो छोड़ भी दीजिएगा, ये तीन तो आप बना ही दीजिएगा, काफी काम बन जाएगा आपका, वैसे भी 3 नंबर का सवाल है ना। तो यहाँ पर ये तीनों तो बना के आ जाएगा स्ट्रक्चर, काफी हद तक काम हो जाएगा आपका। फिर एक स्ट्रक्चर में बोलूंगा बोरैक का जरूर बना दिएगा, बहुत अच्छा आपका सवाल हो जाएगा। अच्छा चाहे तो ये बॉन्डिंग दिखा दीजिएगा फिर कि sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है BO3 नेगेटिव के केस में, बता दीजिएगा यहाँ पे हमारी जो है वो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएगा इनऑर्गेनिक के टर्म्स में। फिर ये चाहे तो आप ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में थोड़ा सा ये बता सकते हैं, यहाँ पर मैंने बात कर दी कि ये पानी का H+ लूज करता है, अपना H+ लूज नहीं करता। देन यहाँ पे आप इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बेटर है, आप हाँ ये वाला बोरेक्स का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी होंगी। देन जैसे कि आप देख सकते हैं उन लोगों ने डिफरेंस पूछा है बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर, तो यार मतलब जनरली नहीं पूछा गया था ना, पूछा गया था अभी तक प्रीवियस में पर पूछा गया था। अब मैं यहाँ पर एग्जाम में होता, फिलहाल ये तो मैं लिख के लिया टेबल पर, अगर मैं होता तो कैसे टैकल करता। सबसे पहले मैं देखता ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होता है, मैं देखता है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होते हैं मेजरली। इनऑर्गेनिक पॉलीमर में हमारे पास जनरली कार्बन वगैरह तो नहीं होंगे, इनऑर्गेनिक के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में भी सिलिकन वगैरह हैं। तो मैं सबसे पहले ये डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ कि वहां पर एटम्स अलग है। बहुत ज्यादा मैं भी इस क्वेश्चन में नहीं कर पाऊंगा, मुझे अच्छे तरीके से भरोसा है अपने ऊपर, मैंने बहुत अच्छा नहीं करा होगा, ये क्या पता ये क्वेश्चन ही छोड़ दिया हो, शायद छोड़ दिया हो, मुझे लग रहा है देखने से तो। बट एनीवेज, तो अगर मैं करता तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक पॉलीमर में आता तो यहाँ पे मैं बताता कि क्या हमारे जो है वो एटम्स, कार्बन अलग होगा। फिर मैं बताता कि कैटिनेशन वगैरह का थोड़ा सा मैं जिक्र करने की कोशिश करता, कार्बन और सिलिकॉन में हल्का फुल्का मैं कार्बन और सिलिकॉन के बीच में गेम खेलता कि कार्बन का क्या सिनेरियो है। सिलिकॉन जो है वो कोई खास बहुत अच्छी कैटिनेशन नहीं करता, मतलब कार्बन से हल्का है, तो ऑर्गेनिक पॉलीमर को मैं बोल देता कि ये बहुत लंबी लंबी चेन्स वाले होते हैं, वेराज इनऑर्गेनिक वाले इतनी लंबी चेन नहीं होती। मैं इस तरीके से लिखने की कोशिश करता जो जो मुझसे हो पाता। देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर का इन्होंने बोला है कि इंसुलेटर है, यार ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी जो मेरे याद नहीं है। गुड कंडक्टर्स हैं, फॉस्फाजीन जैसे कि, अच्छा जी। देन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, यूजुअली फ्लेक्सिबल, तो ये कुछ डिफरेंस यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा हाँ यहाँ पर ये थर्मली लेस स्टेबल होते हैं, सीसी बॉन्ड की लिमिटेशन की वजह से हीट करने पर यहाँ पे काफी रिएक्शन हमने देखी है ऑर्गेनिक की। वेरा सिलिकॉन्स होगा, ये हमारे जो है वो रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो दिमाग में आएंगे तो लिख सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिखा जा सकता। अच्छा यहाँ पर मैं ये और चीज लिख के ले आया कि यहाँ पे
पूरा 2.5-5 नंबर का सवाल बन जाए तो आप पूरा पूरा डिटेल में लिख दीजिएगा इसमें क्या क्या होता है। प्रीडोमिनेटली कार्बन कार्बन होता है या कोई भी हेट्रो एटम होने की चांस है, बट कार्बन इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक पॉलीमर। यहाँ पर हमारे नॉन कार्बन एटम्स होते हैं, अच्छा वर्ड लगा मुझे। फिर यहाँ पर हम बात करें बिकॉज कार्बन हैज लिमिटेड स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, ऑर्गेनिक पॉलीमर जो है वो हमारे डिग्रेड हो जाते हैं। ये बात आप बता दीजिएगा। हाँ, ये तो वैसे ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑर्गेनिक चीजें होती हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं एज कम्पेयर टू जो सिंथेटिक होती हैं। फिर यहाँ पे आप थोड़ी सी केमिकल स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं, इसी वजह से कि ऑर्गेनिक पॉलीमर जो है थोड़े से जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक चीजें। फ्लेमेबिलिटी भी आ गई, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आ गई, यहाँ पर दे आर मोर फ्लेक्सिबल रिजिड। इस तरीके से आप यहाँ पर इन चीजों को लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारे पास था पायरोक्सिन और एम्फीबोलिक्स के बारे में। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख दीजिएगा पायरोक्सिन हमारे जो होते हैं वो सिंगल चेन सिलिकेट होते हैं और ये डबल चेन सिलिकेट। इनका जनरल फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, जो भी होगा मैं भूल गया लिखना है यहाँ पर। अपीयरेंस जो होती है इनकी स्टबी क्रिस्टल, तो यहाँ पर इनके बारे में भी अगर डिफरेंस लिखना होता है, जैसे मैं जनरली बताऊं, मोस्ट ऑफ द केस में ये हाई चांस है कि ये वाली चीज याद नहीं होगी कि पायरोक्सिन चेन सिलिकेट। बल्कि लेक्चर देखने के बाद भी आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा मैंने इस पे एम्फेसिस दिया था, क्योंकि पता भी नहीं था। मतलब ये पेपर बता रहा हूँ थोड़ा सा था अलग लेवल का लग रहा है मुझे। अगर मुझे तो नहीं लगता वैसे, शायद लगातार कोई सेम टीचर शायद पेपर नहीं बनाते, पता नहीं बाकी अगर होगा, अगर ये वाले टीचर बनाएंगे पेपर तो अच्छा ही बनाएंगे, तो थोड़ा अच्छी तैयारी होके, मतलब इतना वो नहीं होगा कि हाँ बहुत ज्यादा बाहर से कुछ दे देंगे, पर कुछ कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिलने के चांस है। अगर वो टीचर नहीं बनाएंगे जिन्होंने ये पेपर बनाया तो पक्का आपका पेपर तो बहुत ही जाएगा। फिर पेपर आपका काफी इजी आने वाला है, जो इससे पिछले वाला ईयर का था उसमें देखा ही होगा आपने कितनी इजी चीजें थी। यहाँ पर नई नई चीजें हमें देखने को मिल रही है, नए नए एरियाज को एक्सप्लोर किया है। मे भी हो सकता है यहीं पे कुछ एक्सटेंड कर दिया जाए, बट इस वाले पेपर को अच्छे से करके जाइएगा, समझ के जाइएगा। जो याद करने वाली चीजें वो लिमिटेशन रहेगी आपकी भी, मतलब जरूरी नहीं है कि आप यही पूछ लें पायरोक्सिन और एम्फीबोलिस का डिफरेंस, तो ये जरूरी नहीं है, कुछ और भी पूछ सकते हैं, वो हमें नहीं पता। तो याद करने वाले पार्ट को मैं छोड़ूंगा, फिर भी थोड़ा कम लिखिएगा। पर जो हमारा कंसेप्चुअल वाला पार्ट था, जैसे जो एनसीईआरटी के बेसिक से क्वेश्चन पढ़े गए थे, वो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस पेपर में अच्छा बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। बाकी पीवाईक्यू देख के भी डिसेंट स्कोर हो सकता है इस लेवल के भी पेपर में। तो पायरोक्सिन की बात करें, यहाँ पर सिंगल चेन सिलिकेट होते हैं, यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल होता है लीनियर चेन में। अच्छा, ये इनके जनरल फॉर्मूला लिख दिया, ये एम्फीबोलिस का जनरल फॉर्मूला। फिर यहाँ पर आप और भी चीज लिख सकते हैं, इनमें कटायंस भी मौजूद होते हैं, क्लीवेज हमारे पास होता है इतने पर्टिकुलर एंगल पर, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ये सारी कहानी मैं लिख के ले आया हूँ और यहाँ पर आप सभी लोग देख के कर दीजिएगा, मैंने भी कहीं से कॉपी पेस्ट ये करी थी, तो ये देख लीजिएगा। बाकी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस पर। आप चाहें तो उसमें फर्दर, अगर मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा था कि स्लाइड्स में मैंने डेप्थ में करा है या नहीं करा है, तो वहां पर देख लीजिएगा। जेडीली में कुछ लिखा हो तो वहां से एक बार रीड करके जाइएगा। बहुत चांसेस नहीं है वैसे इस वाले सवाल के आने के, मेरे हिसाब से तो आपके पेपर में। फिर बात करी थी उन्होंने वॉश लिक्विड के बारे में। तो वॉश लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास वो तो हमारे सामने ही है। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो था वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड सा या न्यू बोलूंगा, एकदम न्यू एरिया था। ये तो हम इजीली बता देंगे, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हमारा हो गया। इस वाले के बारे में अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ तो मैंने बहुत ज्यादा देखा कि मतलब कैसे कर सकते हैं। तो एट द एंड मैंने खुद भी फिर समझने की कोशिश करी कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर सिनेरियो ये रहा था, सही आप देख लीजिएगा। सिनेरियो ये था कि कोई भी जो प्रेसिपिटेट है उसमें हमारी तरह तरह की इंप्योरिटीज होती हैं, ठीक है। अब जब हम वॉशिंग करते हैं ना, तो वॉशिंग में डिसॉर्प्शन प्लस डाइल्यूशन होता है। डिसॉर्प्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे पास जो हमारी इम्प्योरिटीज है उनका हटना होता है डिसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का उल्टा होता है शायद डिसॉर्प्शन, बाकी भूल रहा हूँ मैं शायद एग्जैक्ट मतलब, पर काइंड ऑफ मेरे पास डिसॉर्प्शन शायद एब्जॉर्प्शन का उल्टा ही होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है इसमें कि जब हमने कुछ अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड या वॉश लिक्विड डाला, तो हमारी सारी इंप्योरिटी नहीं होगी एक वॉशिंग में, मतलब हमें मल्टीपल वॉशिंग की जरूरत होगी। तो यहाँ पे एक वॉशिंग में सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ इंप्योरिटी रिमूव होती है, इसको हम फ्रैक्शनल रिमूवल कहते हैं। ये भी मुझे यहीं से पता लगा पहली बार आज, तो आपको भी अभी पता लग रहा होगा। फिर क्या होता है, क्योंकि हमारी जो इंप्योरिटी है वो हेल्ड होती है टू द एड्सॉर्प्शन फोर्सेस से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस से हमारी इंप्योरिटी जो है वो हेल्ड हुई हुई होती है हमारे प्रेसिपिटेट से। तो हमारा जो है वो सारा का सारा एक ही बार में रिमूव नहीं होता। तो हर आफ्टर एवरी वॉशिंग हमारे पास कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी हमारी जो है वो रिमूव हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है बची हुई इंप्योरिटी का फॉर्मूला, दैट इज मान लेते हैं हमने बात करी एक वॉशिंग में, मान लेते हैं हमारी 50% इम्प्योरिटी खत्म हो जाएगी, तो बचेगी कितनी सर 1 माइनस 0.5 मान लीजिए, तो 0.5 बचेगी। आर की वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, 50% का फ्रैक्शन होगा, तो 0.5 मेरी एक वॉशिंग में इम्प्योरिटी है रिमेनिंग, ठीक है। नाउ अब अगर मैं सेकंड टाइम सिमिलर वॉश लिक्विड से सिमिलर अमाउंट का वॉश लिक्विड लाया, तो मेरे पास जो सेकंड सिनेरियो रहेगा वो ये रहेगा 0. यहाँ पे अगेन क्योंकि सेम हमारे पास ही परसेंटेज होगी, 0.5 इंटू 0.5 दैट विल बी 0.25 मेरे पास आंसर आएगा। और यही एक
काइंड ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है यहाँ पर। ये वर्ड आप मेंशन करिएगा, ये वर्ड मुझे भी आज ही पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता है। अगर आप, मैं वही बोल रहा हूँ, किसी के टीचर्स ने बताया हो तो हो सकता है यार उन्होंने ये पेपर बनाया हो, तो मुझे इससे भी पता लग सकता है, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा था। ग्रेविमेट्री में ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब बताते हैं कि ना प्रैक्टिकल में ना वैसे ना मैंने देखा ना मुझे, मतलब पेपर पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पे भी मतलब ये क्वेश्चन मैंने पक्का छोड़ा होगा, अब तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है इसका बिल्कुल भी मैंने तो देखते ही छोड़ दिया होगा इस क्वेश्चन को। तो ये जो है हमारा, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास 6 में से 4 करने ही होते हैं ना, तो ये समझदारी थी भाई, और क्या। तो यहाँ पे ये रिमेनिंग इम्प्योरिटी का ये फॉर्मूला होता है, तो आपको यहाँ पर लिखना क्या होगा, तो काइंड ऑफ यहाँ पर आप बताइएगा, जो क्वेश्चन था पहले उसको मेन में रीड करवा दूं। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा था, अच्छा आपको ये समझ में आ गया क्या सिनेरियो है, कितनी कितनी हमारी जो है वो हटती है। अब इस पर्टिकुलर चीज ने बोला, आपने क्या करा, दो 50 ml के वॉश लिक्विड लिए और आपने उनको वॉश करा, हमारे जो प्रेसिपिटेट होता, और एक सिनेरियो में आपने 10 ml के वॉश लिक्विड लिए, उनको आपने वॉश करा। तो बताइए कौन सी वॉशिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी, कौन सी वॉशिंग आपको ज्यादा प्योर प्रेसिपिटेट देगी, ये सवाल जानना चाह रहा है। इसी के पीछे का बेसिक मैंने आपको बताया। तो दो सिनेरियो में क्या रहेगा, सपोज कर लेते हैं जो 50 ml हमारा वॉश लिक्विड है, वो एक बार में मान लेते हैं 50% प्योरिटी ला रहा था। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या मैं बोल सकता हूँ, मेरा 0.5% हमारी जो है वो प्योरिटी हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसी के साथ मैं पूछूं आपको रिमेनिंग इंप्योरिटी क्या होगी, तो रिमेनिंग में अगेन 1 माइनस 0.5 करूंगा इनटू दिस। तो मेरे पास आफ्टर टू वॉशिंग क्या, ये 0.25, दैट इज, इसको मैं अगर 0.25 ये और इसको मैं कन्वर्ट करूं अल्टीमेटली, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 25% इम्प्योरिटी मेरी बचेगी। ठीक है, तो मेरा 75% हिसाब किताब जो है वो प्योर हो चुका होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ना यहाँ पर अगर मैं मान रहा हूँ 50 ml 50% करना होगा, तो लेट अस अज्यूम 10 ml जो है वो कुछ 10% प्योर कर रहा होगा। तो फर्स्ट वॉशिंग के बाद मेरे पास 0.9 आ जाएगा। फिर अगेन मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन मैं 0.9 से करूंगा। ऐसे में कितनी बार करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ, तो 0.9 को मैं यहाँ पर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, और जो भी नंबर आएगा वो मेरे हिसाब से 25% से कम आएगा, मतलब मेरी रिमेनिंग इम्प्योरिटी जो है वो 25% से कम ही होगी डेफिनेटली। तो ये यहाँ पर इस इस क्वेश्चन में ये हमसे ये एग्जैक्टली जानना चाह रहा था। तो मेरे हिसाब से यही सिनेरियो होगा। बाकी ये मैंने ऐसे रैंडम वैल्यूज लिए, इसको आपको जो है वो वैल्यूज लेके तो ऑब्वियसली नहीं दिखाना, आपको बस दिखाना है कि ज्योमेट्रिकल सीरीज टाइप ऑफ होती है हमारे पास, तो वहां पे हर एक सक्सेसिव लेवल पर उतनी ही हमारी कुछ परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपको इस तरीके से बनाना होगा इस क्वेश्चन में। बाकी मुश्किल है क्वेश्चन आना, पर आप लोग जरूर मुझे बताइएगा। और अगर आपके पास कोई इसकी बेटर रीजनिंग हो या बताई गई हो आपकी टीचर द्वारा, तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये था एक क्वेश्चन, काफी चैलेंजिंग टाइप का मानूंगा मैं, बिकॉज ऑफ दीज नई नई चीजें ये आ गई आपकी। फिर ये स्ट्रक्चर तो आप लोग खुद ही बना लेंगे, मतलब इसको तो मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। SiO6 यहाँ पर है, ये बहुत सिंपल सिंपल हमारे स्ट्रक्चर है, सभी को लेक्चर में कर रखा है। ये SiO2 वाला तो ये आ गया। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन होते हैं, तीनों पर आपका जो है वो सिंगल सिंगल नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलर सिनेरियो यहाँ पर रहेगा। देन Si3 वाला भी, यहाँ पर भी हमारे पास जो कुछ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर मेरे पास क्योंकि 6 नेगेटिव है, तो 6 ऑक्सीजन पर हमारा जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। 3 सिलिकॉन है, तो काइंड ऑफ ये साइक्लिक वाला बन रहा है क्या, तो शायद ये साइक्लिक वाला, वो देख लीजिएगा एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये इस तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन देना है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ कुछ चीजें थी जो अच्छी लगी मुझे, जैसे कि सिलिकॉन्स वाला, ये तो खैर हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो आप लोग सोचो, ये अगर मैं बात करूं, देखो गलत करके आया था मैं पक्का। यहाँ पर जो हमारा यूज मैंने देखा, इसको भी मैंने चेक ही करा था एग्जैक्टली कि ये रबड़ में यूज होता है, ऑयल में, सीमेंट में, ये तो हम डिटेल में कर ही लेंगे। सिलिकॉन्स हो गया, ये तो आपका उन्होंने बेसिक सी चीजें जानी है। अब ये वाला क्वेश्चन पूछा ना, ये वाला देखिए, मतलब कोई यूज पॉलीमर्स का, तो लकीली मतलब मैंने ये वाला तो फिर भी सही कर रखा था। यहाँ से ऑर्थोसिलिकेट, ये फर्टिलाइजर का मैंने कर दिया, फॉस्फेट। देन बोरेट्स का अगर मैं बात करूँ, ये हमारा पेंट्स में यूज होता है। देन ये जो मॉन्ट ये आ गया, ये पता नहीं क्या चीज आ गई, ये कोरोजन में होता है, ये फॉलीफॉस्फाजीन। आई थिंक टेक्सटाइल्स में हमारे फॉस्फाजीन होते हैं, और कोरोजन प्रोटेक्शन में हमारे मॉन्ट मोरिलोटाइल्स, क्या लिखा है, ये होते हैं। अब ये सोच लीजिए आपकी यूजेस, कोई सोच के जाएगा कि ये याद करने बहुत डिफिकल्ट है, मतलब यूजेस वगैरह, हम ये वाली सारी चीजें, इन पर हम इतना ज्यादा ध्यान वगैरह नहीं देते, ये तो आप लोगों को भी लॉजिकल पता है। और जनरली हमसे ऐसे सवाल तो नहीं पूछते। तो यहाँ पर आएगा। अब ये तो आपका खैर स्टैंडर्ड सा वाला कि वही आयन एक्सचेंज, तो ये अच्छा लगा था मुझे क्वेश्चन कि हाँ चलो कुछ तो उन्होंने वापस पूछा। तो यहाँ पर इस यूजेस के वगैरह के बारे में बात करें, तो ये तो हम देखते भी नहीं, मतलब कहाँ ही देखते होंगे, तो एक बार मैं चेक भी कर लूँ यार कहीं। मैंने जेमस्टोन्स का तो मैंने आई थिंक सही कर रखा था, क्योंकि ये मैंने सही कर रखे थे। फर्टिलाइजर्स का फॉस्फेट, ये बचपन में कभी का याद होगा। फॉस्फेट्स का तो हो गया था। जेमस्टोन्स हमारे ऑर्थोसिलिकेट्स, पेंट्स हमारे बोरेट्स, ये मैंने गलत कर दिया क्या, कोरोजन प्रोटेक्शन होता है यार हमारे बोरेट्स का, वही तो मुझे लग ही रहा था। तो कोरोजन प्रोटेक्शन हमारे बोरेट्स होते हैं। पेंट्स जो हमारे यूज होते हैं, दैट इज हमारे
ये पॉलीफॉस्फाजीन्स में होते हैं और टेक्सटाइल्स हमारा यहाँ आएगा। तो इस तरीके से ये हमारी मैचिंग का सिनेरियो रहेगा। बाकी पता नहीं यार, आप लोग चेक कर लेगा नेट पे, ये सही है मेरे हिसाब से। हाँ खैर सही तो होंगे। और ये था, ये यूज इस वाला थोड़ा सा वियर्ड टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पर हम बात करें तो बस ग्लास के अलावा बाकी सब में ये यूज हो जाएगा। अब ये भी मतलब वही, अगेन देखिए याद करने वाली चीज थी, तो इतनी ये सारी चीजें हम जनरली नहीं देखते। सिलिकॉन्स की बात करूं, अच्छा जैसे चेन बिल्डिंग है, चेन स्टॉपिंग में मैंने बताया था कि हम 3 अल्काइल ग्रुप्स लगा देते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ फिर हमारी चेन स्टॉप हो जाती है, फर्दर जो है वो ऐड नहीं हो पाती। चेन अगर बिल्डिंग हमें करनी है तो 2 अल्काइल ग्रुप लगाएंगे और 2 सीएल होंगे, तो 2 सीएल होंगे तो अल्टीमेटली वो 2 OH लग जाएंगे, एंड देन हमारी चेन बड़ी बड़ी उतरेगी। और अगर वहीं पर कल को वो क्रॉस लिंक्ड के बारे में पूछ लें, तो क्रॉस लिंक्ड में आप बता दीजिएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप बता दीजिएगा सिलिकॉन्स के बारे में बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में भी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर और इस ईयर दोनों में ही हमारे पास, मतलब जो पिछले साल वाला था, ये कौन सा साल है, ये हमारा पेपर है जो भी था यार भूल जाता हूँ मैं, 2024 का था ना शायद ये। तो 2024 और 2023 का जो पेपर था उनमें काफी सिमिलैरिटी थी। उन जैसे सिलिकॉन्स का पूछा उन्होंने, अगेन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, आयन एक्सचेंज, ये हमारे पिछले साल के पेपर में भी थे, इस साल में भी आ गए। मतलब समझ रहे होंगे, आई होप आप मेरी भावना को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हमारे पेपर में भी आया एक, और इससे पुराने एनईपी में, तो ये काफी ज्यादा रिपीटेड वाली चीजें हैं। मे भी इस बार क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड चीजें हैं हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं इस सिलेबस लिमिटेड है, तो क्वेश्चन काफी लिमिटेड है। दैट्स वाई ये वाले जो टीचर थे इन्होंने सोचा होगा कि कुछ नए एरियाज को एक्सप्लोर करें। जो नए नए क्वेश्चन उन्होंने दिए काफी अच्छे लगे मुझे वो वाले क्वेश्चन, तो मतलब वो कंसेप्चुअल थे। ये वाले थोड़े से लगे, हाँ तो मे भी मैं मतलब शायद ये वाला तो फिर भी मैंने अटेम्प्ट कर दिया होगा, क्योंकि इसकी वजह से बाकी और भी क्वेश्चन होंगे कुछ कुछ वियर्ड वाले, ये इसकी वजह से ये तो मैंने तुक्के मार दूंगे। ट्रू फॉल्स होते थे तो उसमें बताता था, जब हमारी ईवीएस होती थी ना, मतलब आप लोगों की भी होती होगी, तो उसमें ट्रू फॉल्स आ रहे थे। उस ट्रू फॉल्स का मुझे याद तो मतलब करके इतना खास पढ़ के जाते नहीं थे ईवीएस, तो मेरा ये गोल था कि मैं पांचों के पांचों ट्रू करके आता था। अब कुछ तो उसमें करेक्ट होंगे, तो ये मतलब यहाँ तो खैर मैचिंग है, यहाँ पे कुछ काम नहीं चलेगा, पर हाँ ट्रू फॉल्स वगैरह में मैं करके आता था, क्योंकि चांसेस होते थे 3 ट्रू और 2 फॉल्स, मतलब ऐसा स्पेकुलेशन थी ऑब्वियसली। पर ये था कि यार 2 तो ट्रू होंगे ना कम से कम। अब मुझे नहीं पता कौन से ट्रू है, इतना मैं श्योर होता था कि मुझे पता नहीं, अब मैं सोचूं कि यार ये मुझे ट्रू लग रहा है, दैट डजंट मेक एनी सेंस ना। तो मैं पांचों को ट्रू मार्क करके आता था। अब उसमें से 2-3 सही चलेगा, जो भी सही चलेगा नसीब पर बात होती थी, मतलब कुछ तो सही जाएंगे इतना श्योर हूँ। एज कम्पेयर टू अगर मैं सोचूं कि मुझे ये लग रहा है कि ये शायद ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, पर उसके लिए कोई भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमने आयन एक्सचेंज डिटेल में देख लिया। रेजिन लेते हैं, अगेन रेजिन की बात पता नहीं कितनी बार कर लिया, आई होप आपको अब दिमाग में रट गई होगी। सिट्रेट आयन का नाम आपको रट गया होगा। इनिशियली क्या होता है, हम इस रेजिन में मिक्सचर ऑफ लेंथेनॉइड डालते हैं, ऊपर से सिट्रेट आयन डालते हैं, ऊपर लेंथेनम सिट्रेट बन गया। जैसे ही सिट्रेट साहब आए, जैसे ही लेंथेनम सिट्रेट हमारे नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वैसे ही उसको बहुत सारे रीजन दिखेंगे, रिएक्शन हमारी कुछ इस सिनेरियो में हो जाएगी। फिर फर्दर मैं सिट्रेट क्योंकि ऐड करे जा रहा हूँ, तो ये सिनेरियो रहा, जैसे ही सिट्रेट और आया, यहाँ पे सिट्रेट की मात्रा बढ़ी, रिएक्शन बैकवर्ड में हो गई। एंड सिमिलरली हमारे पास ये कॉन्टिन्यूसली होती रहती है, जैसे जैसे सिट्रेट नीचे जाएगा वैसे वैसे उसे रेजिन मिलेगा, वैसे वैसे वो लेंथेनॉइड का रेजिन बनाता रहेगा। फिर फर्दर क्योंकि हम सिट्रेट ऐड करे जा रहे हैं, तो फर्दर सिट्रेट आएगा, बैकवर्ड लेके जाएगा, तो ऐसे ही ये होता रहता है, लेयर बाय लेयर होता रहता है। तो ये हमारा एट दी एंड फिर जो है वो सबसे पहले जो लेंथेना LU3 पॉजिटिव है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है सिट्रेट के साथ, तो ये हमारा सबसे पहले रिमूव हो जाता है। फिर हाइड्रेशन का भी एक आप चाहें तो डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू हैव टू फ्रेम दिस पर्टिकुलर आंसर। देन यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करी कि लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, जितना डिक्रीज नॉर्मली होता है उससे ज्यादा होता है। इस एबनॉर्मेलिटी को ही हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। किस वजह से आती है? 4s सबशेल में हमारे जो इलेक्ट्रॉन क्योंकि हम ऐड करे जा रहे हैं, तो उनकी पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग की वजह से बाहर वाले को रिपल्जन बेकार होती है। बाहर वाले को रिपल्जन अगर बेकार हुई, क्योंकि प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं साथ साथ इलेक्ट्रॉन के, तो प्रोटॉन्स डोमिनेट करने लगते हैं। वो कहते हैं भाई हम दिखाएंगे कैसे आपको अट्रैक्ट करेंगे, तो खतरनाक तरीके से वो जो है वो क्लोजली उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, और काफी ज्यादा डिक्रीज इन साइज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव से भी हम रिलेट कर सकते हैं। इसका बहुत प्यारा कॉन्सिक्वेंस आपके सभी के सामने, दैट इज ये वाला कि यहाँ पर दैट इज जर्कोनियम हॉफनियम, इन लोगों का जो है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइज हो जाता है, काफी ज्यादा इनमें क्लोज सिमिलैरिटीज हो जाती है। ये इसकी बहुत ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन या इसका कॉन्सिक्वेंस है। तो आई थिंक कॉन्सिक्वेंस पर सवाल नहीं था इस पेपर में, शायद सिर्फ और सिर्फ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर था। तो तैयार रहेगा, हो सकता है आपको कॉन्सिक्वेंस पूछ ले, क्योंकि एक आधी चीज पेपर में मुझे ऐसी मिली है जो पिछले वाले से अलग हो, कुछ ज्यादा कॉमेंट। अच्छा लो पूछ रखा है यार, हो गई बेइज्जती। यहाँ पर इन्होंने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पूछ रखे हैं, तो फिर आपको ये चीज ऐड करनी ही पड़ेगी। तो ये था आई थिंक इस पेपर में, आई डोंट थिंक इसमें कुछ और डिस्कशन के लिए है। बाकी होपफुली यही कमेंट रहेगा, या मुझे उम्मीद यही है कि इस टाइप का पेपर शायद ना आए इस ईयर, जैसे आपका इससे पिछले ईयर वाला था वैसे आने के ज्यादा चांसेस। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी, शायद अब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम सोचूंगा रिकॉर्ड करने की, उसमें मिलेंगे। फिर अपनी ऑर्गेनिक वगैरह को भी कंटिन्यू करेंगे। आपका एग्जाम है 11 को, 11 के बाद था कब हमारा है 15 को, तो आपका शायद 16 को है ना।
मतलब देख लूंगा डेट शीट तो मैं। तबे तो ऑर्गेनिक का मतलब 1 यूनिट तो कर ही दिया, काफी लोड उसमें कम हुआ है, तो आप लोग पहले वो जाके पढ़िएगा आराम से, फिर नाइट्रो का थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करके एंड देन अपने वही चलेंगे। तो बढ़िया, आपको कार्बन ऑयल तो बहुत डिटेल में वैसे ही करवा दिया, वैसे ही कोशिश रहेगी नाइट्रो के भी वैसे ही सवाल मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बाकी देखते हैं, फिर एक आध फिजिकल का भी करके थोड़ा सा लोड कम कर लूंगा, शायद उसमें गैप कम है ना, या हमारे में ही कम है, शायद आपके में भी कम ही होगा, तो उसको भी मैं थोड़ा सा लोड कम कर लूंगा। ऑर्गेनिक में थोड़ा ज्यादा का गैप है तो उसको यूटिलाइज कर लेंगे एंड देन अपना काम वैसे ही बढ़िया से जैसे हम करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी और वीडियो में, प्रोबेबली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।